लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। सो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का हेडिंग उन्होंने दिया है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब आप इतने समझदार हो कि आप क्वेश्चन पढ़ के ये पता कर लोगे कि यार इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसा क्या है। मतलब ICAI मारो मुझे मारो, क्या आपको ऐसा दिखा इसमें कि आपने इसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट का नाम दिया है? क्या मैं जान सकता हूं आपसे? कुछ एक आध दो तीन चीजें हो सकती है जहां पे आप इसको बोलो कि हाँ ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसा है, बट आपने तो इसको मेन हेडिंग में दे दिया भाई। आई डोंट थिंक सो। ये क्वेश्चन रीड करके मुझे कहीं पे ऐसा लगा कि मैं कोई सप्लाई चेन मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। एनीवेज, ICAI, लेट्स रिस्पेक्ट एंड मूव ऑन। सो अब मैं आप लोग को क्वेश्चन समझा रहा हूं, पूरा सोल्यूशन पढ़ेंगे अपन लोग, समझेंगे पूरा, उसके बाद आप खुद मुझे डिसाइड करके बोलना, ठीक है? कमेंट बॉक्स में लिखना क्या क्वेश्चन नंबर 2 आपके हिसाब से सप्लाई चेन मैनेजमेंट का है। इफ यू आस्क मी द आंसर इज नो। आपके हिसाब से क्या है वो भी मुझे बताना, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअली ये किससे रिलेटेड होना चाहिए। मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट और पार्ट ऑफ इट, बट मेजरली यहां पे कुछ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में भी आ सकता है। समझ लो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हेडिंग नहीं होना चाहिए, हेडिंग कुछ और होना चाहिए था। क्या वो अगर आप लोग थोड़ा बहुत सोचोगे तो आप लोग को जवाब आएगा। तो पहले तो आपको बताना है कि क्या ये आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट लगा पढ़ने समझने के बाद? नो, देन लेट मी नो। एंड अगर ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं है तो इसका थीम अपने को क्या देना चाहिए था? इफ यू कैन टेल मी, लेट मी नो। मैं कमेंट बॉक्स पे इसको कुछ टाइम बाद पिन कर दूंगा दैट व्हाट एग्जैक्टली इट शुड हैव बीन अकॉर्डिंग टू मी। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अब समझने की कोशिश करो। देखो, अब ये प्लेन रीडिंग करोगे ना तो तुम्हारा सर चकरा जाएगा। तुम बोलोगे अरे यार कितना सारा पढ़ने के लिए, 1.5 पेज, वो भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल का, यार कौन पढ़ेगा इतना? सो ट्राई टू ब्रेक एवरी केस लॉ इन सच अ वे दैट यू आर द CEO ऑफ द कंपनी। कैन आई से इतना तो अपने को अब तक नॉलेज आ चुका है, वी आर एब्सोल्युटली क्लियर एज रिगार्ड्स दैट। द आंसर इज यस सर। सेकेंड पार्ट जो मेरे को आपको बताना है कि यहां पे ये जो मेरा क्वेश्चन है उसको एक रियल लाइफ सिनारियो से कनेक्ट करना पड़ेगा, एक रियल लाइफ केस बेस्ड सिनारियो से कनेक्ट करना पड़ेगा। जी हां, सो कम ऑन वन एंड एवरीवन, रियल लाइफ केस सिनारियो से आइए इसको फटाफट अपन लोग इक्वेट करते हैं एंड देन वी विल बी एबल टू सॉल्व इट वेरी इजीली। देखो, केस स्टडी से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आती है स्टूडेंट्स की, मेरा एक ही जवाब है, पुट इट इन योर पर्सपेक्टिव। उसको कोई बिजनेस के साथ कनेक्ट करो, इंडियन सिनेरियो वाले बिजनेस के साथ, एंड देन अप्लाई योर लॉजिक्स एंड सी द मैजिक। हाँ, चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्या बोला? अप्लाई योर लॉजिक्स एंड देन सी द मैजिक। चलो, सो कहानी कुछ ऐसी है कि छोड़ दो ये पूरा ये सब रीडिंग सब छोड़ दो, फिलहाल कहानी में, मेरी कहानी में आ जाओ और मेरी जो कहानी है वो मैं आपको पूरी प्रॉपरली एकदम समझाता हूं एंड देन यू कैन रीड दिस। देन अपन लोग दोनों साथ में इसको पढ़ेंगे, परवाह नहीं, बट उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप और मैं इस कहानी में एक साथ जुड़ जाए। आइए। सो कहानी कुछ ऐसी है कि रेमंड, नाम तो सुना होगा, द कंप्लीट मैन। सो रेमंड्स करके एक बहुत ही पुरानी कंपनी है, ऑल ऑफ अस वुड नो, नवाज सिंघानिया, गौतम सिंघानिया, दे आर द ओनर्स ऑफ दिस कंपनी। सो रेमंड के है ना दो बाइफरकेशंस है, दो डिविजन्स है, यू कैन से दो डाइवर्सिफिकेशंस है। वन डाइवर्सिफिकेशन इज कॉल्ड एज पार्क एवेन्यू, सुना होगा आप लोग ने। पार्क एवेन्यू इज इनटू रेडीमेड शर्ट्स। पार्क एवेन्यू इज इनटू रेडीमेड शर्ट्स। तो यहां पे अगर आप जाओगे तो करंटली जो रेमंड का मॉडल है वो पार्क एवेन्यू के ऊपर है। वो किसके ऊपर है? पार्क एवेन्यू के ऊपर है। अब पार्क एवेन्यू का इनका सिस्टम क्या है? आप वहां पे जाओगे, उनकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में उन्होंने कुछ रॉ मटेरियल्स मंगवाया और उसके बेसिस पे शर्ट्स ऑलरेडी बना दिए हैं। शर्ट्स ऑलरेडी बना दिए हैं। अब आप रेमंड के या पार्क एवेन्यू के रिटेल आउटलेट्स में जाएंगे, जैसे ही वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे ऑलरेडी बने हुए शर्ट्स आपको दिखेंगे, ठीक है? इसको कहते हैं मेड टू स्टॉक मॉडल, मतलब बना दिया अब हमारे स्टॉक में पड़ा है। आप जाइए, आपको अच्छा लगता है आप खरीदिए, नहीं अच्छा लगता है मत खरीदिए, जो यूजुअली रिटेल आउटलेट्स में होता है। भैया रिटेल आउटलेट्स में यही होता है ना यार, अपन लोग जाते हैं वहां से बना सब रेडीमेड ही होता है, वी जस्ट गो पिक इट अप इफ यू लाइक, अगर नहीं तो वहां से निकल जाता है। सो पार्क एवेन्यू जो है उनका यही मॉडल है, इसी मॉडल के ऊपर कहानी चल रही है। बट उनको कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है कि एक गैप है,
एक गैप है कस्टमर के थॉट प्रोसेस में या कस्टमर को जो चाहिए, एंड गैप है जो एक्चुअली बन के आ रहा है स्टॉक। तो वो गैप की वजह से 100% कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, कस्टमर्स का कन्वर्जन रेशियो कम हो गया है। तो उनको लग रहा है कि क्यों ना कस्टमर को वही दिया जाए जो उसको चाहिए। तो कस्टमर को वही दिया जाए जो उसको चाहिए मतलब क्या? उसका मतलब लेट्स ब्रिंग अ मेड टू ऑर्डर मॉडल। अगर आप लोग ने रेमंड्स की एड देखी होगी तो उन्होंने ना आजकल एक एड डालना चालू किया है, मेड टू मेजर। मेड टू मेजर मतलब यू विल गो टू अ रेमंड्स फैक्ट्री और रेमंड शॉप, दे विल मेक द प्रोडक्ट एब्सोल्युटली एज पर योर स्पेसिफिकेशन। जैसा जैसा आप बोलेंगे वैसा वैसा वो करके आपको बना के देंगे, ताकि कस्टमर ये ना बोल सके अरे यार मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, अरे ये तो ऐसा ही बनाया जैसा आपको चाहिए। अभी अंडरस्टैंडिंग? सो उन्होंने एक मेड टू मेजर वाला एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, एंड एक्चुअल लाइफ की सिनेरियो बोल रहा हूं मैं। अब कोइंसिडेंटली अपना जो केस स्टडी है वो भी उसी के ऊपर बेस्ड है। देखो आईसीआई जो केस स्टडी बनाने वाला है वो बनाने वाला है रियल लाइफ स्टोरीज के ऊपर, ये तो आप लोग को आई एम श्योर अब तक पता चल जाएगा। सो इनका उन्होंने नाम दिया है मेड टू ऑर्डर मॉडल। इस मेड टू ऑर्डर मॉडल में प्रोडक्ट मेड एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन। एंड अब कस्टमर को डर है कि भाई बहुत ज्यादा टाइम ना लग जाए यार, 3 दिन बाद तो मेरे भाई की शादी है, अरे मुझे जल्दी चाहिए। रेडीमेड में तो ऑन द स्पॉट मिल जाता है। अच्छा डोंट वरी, इट विल बी अवेलेबल विद इन 3 days, और अगर 3 दिन के अंदर नहीं मिला तो आपको एडिशनल 5% डिस्काउंट मिलेगा। जाओ, आपको एडिशनल 5% डिस्काउंट मिलेगा, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। सो यार और क्या चाहिए? तो उन्होंने ये मेड टू मेजर, मेड टू ऑर्डर मॉडल डेवलप किया, और अब एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपको वो पूछना चाह रहे हैं कि यार ये सिस्टम कैसा है, क्या ये सही चलेगा नहीं चलेगा, एंड हाउ विल द होल इंप्लीकेशन विल बी। एंड इसके लिए मैंने यहां पे लिखा है लेट्स एनालाइज। सो अब अपने को क्या एनालिसिस करना है अपने को समझ में आ गया। तो सिस्टम क्या था? पहले सिस्टम था मेड टू स्टॉक मॉडल। इन द मेड टू स्टॉक मॉडल एक रिटेल आउटलेट था जहां पे ऑलरेडी अपने जो शर्ट्स है या जो भी गारमेंट्स है वो दे वर रेडी। ऑल द कस्टमर हैड टू डू इज हैड टू गो देयर, पिक इट अप फ्रॉम व्हाट इज रेडी इफ यू लाइक इट एंड गो आउट। बट कहीं ना कहीं देयर वाज अ गैप, जो कस्टमर है और जो चीज बन रही है उसमें गैप था। तो उन्होंने बोला क्यों ना इस गैप को ब्रिज कर दिया जाए, एंड फाइनली दे केम अप विद अ मेड टू ऑर्डर मॉडल। कस्टमर जाओ तुम और तुम ही बताओ कि कैसा बनना चाहिए। 3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो बना के दे देंगे। नहीं दिया तो 5% एडिशनल डिस्काउंट ले जाना हमसे। जी हाँ। सो ऑब्वियसली दिस वॉज अ वेरी ल्यूक्रेटिव थिंग, एंड आप माने या ना माने बट दिस स्टार्टेड शोइंग अ वेरी वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। जो कस्टमर्स थे उनका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। क्यों नहीं? बिकॉज कस्टमर को आखिर में मिल रहा है जो उसको चाहिए। तो यहां पे वो कुछ यूनिकनेस भी डाल सकते हैं प्रोडक्ट में, एंड इट्स ऑलवेज गुड टू हैव इट। अब ऑब्वियसली इसके लिए थोड़ा प्रीमियम प्राइसिंग लगेगा, बिकॉज भाई जैसा जैसा आपको चाहिए वैसा वैसा चाहिए तो चलेगा। कस्टमर वो देने के लिए रेडी है। कस्टमर देखो, कस्टमर क्या बोलता है कि भाई देखो मेरे को जैसा चाहिए एग्जैक्टली वैसा मिल रहा है, तो उसके लिए मैं यार प्रीमियम दूंगा। क्वालिटी कम्स ऑलवेज विद अ प्रीमियम, हमेशा ये चीज याद रखना। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कस्टमर प्रीमियम दे रहा है, सेल्स आर राइजिंग, एवरीथिंग इज ऑन अ गुड ट्रैक। बट ओवरऑल अब इसको और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्या चीजें हैं, तो वो एनालिसिस अब अपने को समझेगी क्वेश्चन से। आई होप आप लोगों को सिनेरियो पूरा का पूरा मस्त पैकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको सिनेरियो समझ में आ गए देन नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू गो टू द क्वेश्चन। आपको चाहिए आप 1 मिनट ले लो, इसको खाली निहार लो, देख लो ध्यान से, सो दैट आप भी क्लियर हो जाए इन टर्म्स ऑफ व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से। सो पार्क एवेन्यू मेड टू स्टॉक ऑर्डर मॉडल के ऊपर चलता है। ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट सोल्ड टू कंज्यूमर। रेमंड ने बोला चलो भाई मेड टू ऑर्डर मॉडल लाते हैं, प्रोडक्ट मेड एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन, 3 दिन के अंदर बना के दे देंगे ना, 5% रिटर्न ले लेना भाई, ठीक है। चल कहानी को आप आगे बढ़ाएंगे पब्लिक। राइट नाउ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये रहा क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। एन एपरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज अ फैक्ट्री इन अहमदाबाद एंड ओके।
making denim clothing for customers of all ages. So there is something called as Arvind Clothing as well. एक लिस्टेड कंपनी है, रेमंड्स है. ये सब एग्जांपल्स के साथ आप कनेक्ट कीजिए एंड यू नो दिस आर थिंग्स वर्क. इट सेल्स इट्स क्लोथिंग फ्रॉम इट्स फैक्ट्री आउटलेट स्टोर लोकेटेड विद इन द सिटी until 6 months back, मतलब 6 महीने पहले तक. कंपनी had a business model wherein the products manufactured at its factory would be sent to its factory outlet store, जो टिपिकल एक रिटेल मॉडल होता है. देखो क्या होता है पता है क्या, अपन ने ना कहानी को इस तरह से समझ लिया है कि अब जो थियोरी है जिसके ऊपर अपने को बहुत टाइम डालना पड़ता है वो एकदम स्मूथली चलेगी. चलो आओ. Customers would visit the store, choose apparel suiting their tastes. Production was based on prediction of customer demand. This made-to-stock model has been placed for many years. So चलते आ रहा है ये, but अब कहानी में कुछ ट्विस्ट आने वाला है. आइए. Few months back, the store manager noticed many customers exiting without making any purchases. Oh gosh! तो मैंने कहा ना, एक ब्रिज है, वो ब्रिज, I mean वो गैप है, वो गैप को ब्रिज करना है. ब्रिज क्या काम करता है? गैप को ब्रिज करता है. So, गैप है, उसको ब्रिज करना है. Tracking this and after obtaining feedback from customers, over some time it was found that many products were unacceptable to the customers' tastes. Either the shade, design or denim was not what they wanted, or that the apparel was not of the correct fit for them. Management then decided to provide customers a choice of either choosing from their standard apparel range that has already been made to stock model, or to offer them a made to order option. तो अब हम दोनों ऑप्शन आपके लिए ओपन रखते हैं. भाई देखो, अगर आपको कुछ स्पेसिफिकेशन है तो हमारे पास मेड टू ऑर्डर मॉडल है, और आपको हमारी बनाई हुई कोई चीज पसंद आ रही है तो आप वहां से खरीद लीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार. आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? राइट. सो ये सिस्टम था. The company now displays its range of denim material at the factory outlet. Customers can go through samples and choose the material of their choice. Company certified tailors would then take measurements based on customers' preferences. A detailed order customized to the customer's need would be drawn up. टिपिकली जो होता है, अभी अगर इनका मेड टू ऑर्डर मॉडल है तो बट ऑब्वियसली आप जाएंगे, देयर विल बी अ टेलर हु विल टेक, पूरा वो आपका माप लेगा. मैं आपको एक बात बताऊं, पहले यही सिस्टम तो होता था. Ask your parents. I still remember my father going to the tailor shop. The tailor would take all the measurements. My father would himself pick up कि भाई कौन सा उनको मटेरियल का चाहिए, कौन सा उनको कपड़े का क्या पैटर्न चाहिए, एंड देन फिर बाद में उस हिसाब से द टेलर यूज टू मेक एवरीथिंग. ये तो फिर बाद में रेडीमेड का जमाना आ गया. बट कहते हैं ना, यू एट टाइम्स गो बैक टू योर रूट्स. तो ऐसा ही कुछ यहां पे हो रहा है. अगेन पीपल स्टार्टेड गोइंग बैक टू द रूट्स. वी वांट मेड टू ऑर्डर मॉडल. The factory has set up a separate tailoring division that would stitch the apparel specifically for these made-to-order sales. For these new machines and production line resources have been put in place. ठीक है भाई, no problem. So अब made-to-order के लिए नया प्रोडक्शन लाइन, नया मशीनरी, क्या बात है. Customized products are manufactured and made available to the customer within 3 working days from the date of placing the order. The customer has to go to the store, pick up the apparel order. For delays beyond this timeline, customer gets a 5% less. 5% इसका मतलब बेसिकली डिस्काउंट मिलेगा. मैं तो बोलता हूं कि यहां पे अपने को एक कदम आगे जाना चाहिए. सो एक कदम आगे कैसे जाएंगे? What we can do is we can also deliver the product at customer's doorstep. यहां पे क्या लिखा है देखो, कस्टमर कम्स टू द स्टोर एंड पिक्स अप. उससे बेटर है कस्टमर एक बार आ गया, उसने अपने स्पेसिफिकेशन दे दिए हैं, अब वी कैन डिलीवर इट टू हिम एट हिज प्लेस. राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. दिस इज डन टू अट्रैक्ट एंड मेंटेन कस्टमर्स हु वुड अदरवाइज चूज टू परचेज अपैरल ऑफर्ड बाय रॉयल कॉम्पिटिटर्स. देयरफॉर स्पीड ऑफ डिलीवरी ऑफ द कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट इज क्रिटिकल. देखो टाइम तो आज की तारीख में किसी के पास भी नहीं आई है कि नहीं. सब अपने आप को यूजर बोल्ड समझ रहे हैं भाई, भागा दौड़ी में लगे हुए हैं. सो एवरीबडी वांट्स इट क्विक एंड एवरीबडी वांट्स इट फास्ट. अमेजॉन का नाम तो सुना होगा पब्लिक. अमेजॉन आज की तारीख में वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट वैल्यूड कंपनी है, एंड उसके ओनर जेफ बेजोस इज वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन. इज अ सेंटी-बिलियनर. $100 बिलियन से ज्यादा का उनका वेल्थ है. डू यू नो व्हाट रीजन? वन ऑफ द मेन रीजन वाज वन डे डिलीवरी. Amazon started with the concept of one day delivery, जो पूरे विश्व भर में ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं था.
It was very unique at that point in time and very much appreciated and accepted by the public. And जिसकी वजह से Amazon today is where it is. आप पूछ रहे होंगे सर पहली वैल्यूड कंपनी कौन सी है? So first valued company is Apple. I'm sure many of you would know it. Therefore the speed of delivery, third कौन सी है पता है? नहीं पता है? सोच के बताओ मुझे, फिर मैं जवाब दूंगा. This is the main selling point of the company to operate the made to order business model. Fair. If further modifications are needed due to errors on part of the company, like quality, finishing issues and all of that, the apparel would need to be modified or restitched once again. The company will bear the cost of modification or replacement of garment if there is any issue. अगर कोई प्रॉब्लम है, से फॉर एग्जाम्पल अपन ने मेड टू ऑर्डर बनवाया, बट हो सकता है ना कि यार हो सकता है कि भाई ये बराबर ना हुआ हो या फिटिंग बराबर नहीं हुई हो. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. वी आर रेडी टू मॉडिफाई इट एट आवर ओन कॉस्ट. यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा बॉस. वी विल मॉडिफाई इट एट आवर ओन कॉस्ट. हाँ क्या? चलो. The made to order model has been in place for past 6 months and it is showing flying colors. Customers are willing to pay a higher price to have customized clothing, attract more customers to the store. If the model works, because see, दोनों चीजें हो गई ना. आपको रेडीमेड चाहिए, आप रेडीमेड लो. मेड टू ऑर्डर चाहिए, मेड टू ऑर्डर लो. सब मिलेगा. पहले के टाइम पे क्या होता था, जो टेलर था ना, उसके बाद पे मेड टू ऑर्डर ही होता था. कस्टमाइज मतलब या तो आपको कस्टमाइज मिलेगा. अभी अंडरस्टैंडिंग? तो पहले के टाइम पे ऐसा होता था. अब यहां पे तो क्या है, वो दोनों आपको दे रहा है ना. सो विच इज गुड. इफ द मॉडल वर्क्स वेल, डिपेंडेंस ऑन मेड टू स्टॉक कैन रिड्यूस. और उसकी वजह से क्या होता है, पहले ना अपन लोग मेड टू स्टॉक बहुत अपने को बल्क में बनाना पड़ता था टू गेन द इकोनॉमीज ऑफ स्केल. अब एटलीस्ट उतना नहीं, वो नहीं करना पड़ेगा. तो इन्वेंट्री स्टॉक, तो वो जो अपना इन्वेंट्री से रिलेटेड कैरिंग कॉस्ट का अमाउंट है वो सेव हो जाता है. ऑब्सोल चेंज, फैशन चेंजेस वेरी फास्ट, वो चेंज हो जाएगा. वेयर हाउसिंग में जो अपने को स्टोर करना पड़ता था वो कम हो जाएगा. सो ये सब से अपने को कॉस्ट बेनिफिट तो अच्छा ही है अपने लिए, राइट. सो ऑल इन ऑल पॉजिटिव्स इज व्हाट आई सी फ्रॉम दिस मॉडल. कहानी को आगे बढ़ाता हूं. कस्टमर्स हैव बीन वेरी एंथुजियास्टिक. कस्टमर्स हैव बीन वेरी एंथुजियास्टिक in availing this customization facility offered by the company. Sales have increased manifold in the last few months. Therefore, the management is interested to understand the metrics related to made to order business mode to assess its success and risks. Some of the non-financial metrics are, देखो ये क्वेश्चन पूरा फोकस किसके ऊपर है, नॉन फाइनेंशियल मेट्रिक्स के ऊपर. एंड इसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है अपना SCMPEP, जो अपना फोकस था खाली नंबर्स के ऊपर, अब वो बैलेंस हो गया है. नंबर्स प्लस नॉन नंबर्स, फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. लेट्स रीड. ऑर्डर्स नीडिंग मॉडिफिकेशन ऑन अकाउंट ऑफ एरर्स इन ऑर्डर टेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ऑर्डर्स डिलीवर्ड बियॉन्ड 3 वर्किंग डेज. प्रोडक्शन डाउन टाइम. लेबर आइडल टाइम ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी. रेशियो ऑफ मेड टू ऑर्डर टू टोटल सेल्स. रिपीट ऑर्डर बाय कस्टमर्स. तो चलो देखते क्या है. ऑर्डर्स नीडिंग मॉडिफिकेशन ऑन अकाउंट ऑफ एरर्स इन ऑर्डर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. सो ये भाई कितने एरर्स हुए जिसकी वजह से रीवर्क करना पड़ा, जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन करना पड़ा, उसकी बात कर रहा है. तो तुम देखो तो यार वाह, बहुत अच्छी बात है ये. पहले मंथ में 15% मतलब 100 पैंट बनाए, 100 शर्ट बनाए अगर मैंने, तो वो 100 शर्ट में से 15 शर्ट मुझे रीवर्क करने पड़ते थे, मॉडिफाई करने पड़ते थे, जो आज की तारीख में 6 महीने बाद हैज रिड्यूस टू 4%. कमेंडेबल, वेरी नाइस. सो मतलब मैं तो बोलूंगा कि ये बहुत अच्छा रिडक्शन है. एंड मंथ ऑन मंथ रिड्यूस होते जा रहा है ये एरर वाला सिस्टम. सो इट इज लाइक यू आर मेकिंग कस्टमर्स हैप्पी एंड आप वो दे रहे हैं जो कस्टमर को चाहिए. मतलब 96% कस्टमर तो खुश होकर जाएगा और बोलेगा कि यार हमारे को तो कोई तकलीफ ही नहीं है. अभी अंडरस्टैंडिंग. सो मेड टू ऑर्डर में अपने जो बेसिकली अपने जो वर्कर्स है उनका हाथ बैठ चुका है, क्या मैं ये कह सकता हूं. नेक्स्ट. ऑर्डर्स डिलीवर्ड बियॉन्ड 3 वर्किंग डेज. ऑन एन एवरेज 5% है. सो 95% तो हम लोग यार लोगों को टाइम टू टाइम पहुंचा देते हैं यार. 95% तो पहुंचा रहे हैं, तो पब्लिक परवाह नहीं
है कि नहीं, इट इज डिसेंट, अपन इंप्रूव करेंगे यार, बट ऐसा नहीं है 50%, 95% लेवल पे यार डिसेंट है, ठीक है। वी वांट 6 सिग्मा 99.99 पे पहुंचेंगे यार। चलो, प्रोडक्शन डाउन टाइम, नाउ दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। 44, 88, 22, 141, 132, 123, ये जो है ये डाउन टाइम कम होना चाहिए। डाउन टाइम मतलब बेसिकली टाइम व्हेन द मशीन प्रोबेबली इज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड, जो उसको अपने को रिस्पॉन्स उससे चाहिए। सो प्रोडक्शन डाउन टाइम। लेबर आइडल टाइम ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ मटीरियल। अगर यहां पे लेबर अनअवेलेबिलिटी ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ मटीरियल है, लेबर आइडल टाइम ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ मटीरियल है, इसका मतलब क्या हुआ कि सप्लायर टाइम पे मटीरियल नहीं भेज रहा है, तो लेबर काम नहीं चालू कर पा रहा है, जिसकी वजह से लेबर आइडल बैठा है। से फॉर एग्जाम्पल लेबर 10 बजे आ गया, लेबर 10 बजे आ गया, बट मटीरियल आया 11 बजे, तो 10 से 11 वो क्या करेगा, आइडल टाइम, एंड वो भी मेरे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। सो ये भी मेरे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। डाउन टाइम, आइडल टाइम दोनों मेरे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। सो लेट्स सी हाउ वी टैकल दिस। रेशियो ऑफ मेड टू ऑर्डर टू टोटल सेल्स। तो देखो, टोटल सेल्स में मेड टू ऑर्डर और अपना मेड टू स्टॉक दोनों है। अब वो रेशियो देखो, पहले मंथ में 16% था, अब बढ़ के 38% हो गया है। So we are almost 2.5 times in 6 months of where we were when we started. Bingo. And repeat orders by customers. So repeat orders देखो 4% से 63% पे जंप कर दिया है अपन ने। तालिया तालिया तालिया। So 4% से it is 63%. So the analysis is pretty smooth and clear. So जो मैंने जो ग्रीन किया है उस पर अपना थोड़ा फोकस है, बाकी जो I think 4 स्टेप्स है we are doing really good. So can I say अपने को made to stock से made to order पे मूव होना चाहिए? My thumbs up. Analyze the non-financial, देख रहे हो आप इनकी वर्डिंग्स, analyze the non-financial measures of quality of division over the 6-month period. Focus on production performance, delivery cycle performance and customer satisfaction. चैप्टर नंबर 8 में कॉन्सेप्ट है जो ये 3 चीज के बारे में बोलता है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ये 3 चीज के बारे में बोलता है? तो अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्ट ऑफ द सम में बोला था कि ठीक है, माना ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड है थोड़ा बहुत, बट मेजरली मेरे हिसाब से ये वो कैटेगरी में जाना चाहिए। चैप्टर नंबर 8 की एक कैटेगरी है, वहां पे जाना चाहिए। इफ यू नो इट प्लीज राइट इट इन द कमेंट्स, आई विल ऑल्सो आंसर इन few days. तब तक आप ट्राई कीजिए। लेट्स सी whether you are able to apply your mind or not. So analyze the non-financial measure of quality of division over 6-month period. Focus on the production performance, delivery cycle performance and customer satisfaction. समझो गुरु? बोलो बोलो, टेल। ठीक है। So now अब अपने को ये 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो अपन कर सकते हैं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए करते हैं। प्रोडक्शन परफॉर्मेंस के ऊपर अगर मेरे को फोकस करना हो तो कहना ही से ये मेरा प्रोडक्शन परफॉर्मेंस का पार्ट है, ये प्रोडक्शन परफॉर्मेंस का पार्ट है, ये प्रोडक्शन परफॉर्मेंस का पार्ट है, बराबर है, ठीक है। डिलीवरी साइकिल परफॉर्मेंस की अगर मेरे को बात करनी हो तो कहना ही से मेरा डिलीवरी साइकिल से रिलेटेड, ये वाला डिलीवरी साइकिल से रिलेटेड है। एंड अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करनी हो अपने को तो कहना ही से ये मेरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट है भाई, क्योंकि मेरा जो मेड टू ऑर्डर है वो बढ़ते जा रहा है। कहना ही से ये रिपीट ऑर्डर्स, ये भी मेरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो बिंगो, क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ लिया, ऑलमोस्ट आंसर अपन लोग ने डिस्कस कर लिया है। सो प्रोडक्शन परफॉर्मेंस की मैं बात करूं, 3 एस्पेक्ट है उसमें। तो फर्स्ट एस्पेक्ट में मेरे को मॉडिफिकेशंस रिड्यूस हो गया, आई एम रियली हैप्पी विद दिस। प्रोडक्शन डाउन टाइम की जहां तक बात है मेरी, प्रोडक्शन डाउन टाइम यहां पे मेरे को आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, आई हैव टू एंश्योर कि मेरा प्रोडक्शन डाउन टाइम इतना ना रहे, जो मेरी नई मशीन्स खरीदी है एक तो वो ब्रेक डाउन ना हो, वो स्मूथली चलती रहे, प्लस लेबरर्स आर ऑलवेज एंगेज्ड ऑन टू समथिंग और दी अदर। सेम इज द केस विद नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे अपने को सप्लायर के साथ एक अच्छा इंटीग्रेशन करना है एंड एंश्योर करना है कि वो जो सप्लायर है वो टाइमली अपने को रॉ मटेरियल पहुंचा दे, सो दैट द
सिंक्रोनाइजेशन विद माई लेबरर इज परफेक्ट। मैं मेरा लेबरर और जो सप्लायर रॉ मटेरियल भेज रहा है उसका सिंक्रोनाइजेशन एकदम एप्ट होना चाहिए, सो दैट ये लेबर आइडल टाइम रिड्यूसेस टू प्रैक्टिकली 0, राइट। ठीक है, नेक्स्ट मेड टू सेल्स का यहां पे रेशियो बढ़ रहा है, कस्टमर्स हैप्पीनेस का रेशियो बढ़ रहा है, कस्टमर्स रिपीट ऑर्डर्स का रेशियो बढ़ रहा है, विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइड फॉर मी। चलो आईसीएआई का फटाफट आंसर देख लेते हैं अपन लोग। इसी बात पे आप लोग को पूरा क्वेश्चन एज सच क्लियर हो गया, सोल्यूशन का भी आप लोग को आइडिया पूरी तरह से आ ही गया। नाउ लेट्स सी व्हाट आईसीएआई हैज टू से। सो देखो, प्रोडक्शन परफॉर्मेंस में उसने 3 चीज को क्लासिफाई किया है। पहला है मॉडिफिकेशन टू ऑर्डर, दूसरा है प्रोडक्शन डाउन टाइम, तीसरा है लेबर आइडल टाइम। अब अगर आप मॉडिफिकेशन टू ऑर्डर्स की बात करते हैं तो यहां पे उन्होंने बोला है द कंपनी हैज टू बेयर द कॉस्ट ऑफ मॉडिफिकेशन, सम इंस्टेंसेस वर हायर अप टू 10% इन फर्स्ट 3 months, और जनाब उसके बाद देखिए, वेरी नाइस। और अपने को भी एक बेंचमार्क रखना है कि भाई इससे ज्यादा रिवर्क होना ही नहीं चाहिए। सो कीप अ बेंचमार्क, 2% से ज्यादा रिवर्क होना ही नहीं चाहिए। डन। नेक्स्ट, प्रोडक्शन डाउन टाइम। सो ये अपने को थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, जैसे मैंने कहा इट ऑकर्स ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी और प्लांट मेंटेनेंस। अब आइडियली अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा ना तो उधर उन्होंने लिखा वी हैव परचेज न्यू मशीन फॉर मेड टू ऑर्डर, फिर ये होना नहीं चाहिए था। सो प्रॉब्लली वी कैन आस्क द प्रोडक्शन मैनेजर की भाई ऐसा क्यों हो रहा है ये चीज। सो वी नीड टू एंश्योर कि ना हो, क्योंकि और एक चीज है कि अभी 38% ऑफ द ओवरऑल सेल्स इज फ्रॉम दिस मॉडल, सो यार नाउ वी कैन नॉट अफोर्ड एनी काइंड ऑफ डाउन टाइम। थर्ड है मेरा लेबर आइडल टाइम, वो भी रिड्यूस करना है, बिकॉज ऑन एन एवरेज 20.5 आवर्स ऑफ लेबर टाइम इज आइडल ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट मटेरियल। नहीं होना चाहिए ये चीज भी। सो वी विल हैव अ प्रॉपर इंटीग्रेशन विद आवर सप्लायर। डिलीवरी साइकिल परफॉर्मेंस, नेक्स्ट है मेरा डिलीवरी साइकिल परफॉर्मेंस, विच आई थिंक इज गुड। ऑन टाइम डिलीवरी है, ओनली 5% ऐसे केसेस है जहां पे इट इज नॉट डिलीवर्ड ऑन टाइम, 95% ऑफ द केसेस आर ऑन टाइम। कस्टमर इज सेटिस्फाइड, इसीलिए वो रिपीट ऑर्डर दे रहा है। सेल्स मिक्स मेरा ओवरऑल बढ़ रहा है, 63% रिपीट ऑर्डर रहा है। सो ओवरऑल इट्स अ विन विन सिचुएशन। ये वो टेबल है जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया, अपन लोग ने यहाँ पे खाली एक मंथली एवरेज निकाल लिया है। इफ यू सी द लास्ट मंथ तो फॉलोइंग है एवरेज 9% का है, बिकॉज फर्स्ट 3 months में थोड़ा ज्यादा था इसके लिए, बट नाउ वी कैन सी अ डाउनवर्ड ट्रेंड विच इज गुड। दिस रिमेन्स टू बी अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न, जिसको अपन एड्रेस करेंगे बाय टॉकिंग टू आवर सप्लायर एंड आवर प्रोडक्शन मैनेजर्स एंड आवर मशीन मैनेजर्स। डिलीवरी एंड ऑल ऑफ दिस आई थिंक अगेन इज ऑन ट्रैक, तो यहां पे कोई टेंशन नहीं है। सो बेसिकली दिस इज आवर डिटेल्ड एनालिसिस लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड विद दिस वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2। आप वीडियो पॉज करके ले सकते हैं 2-5 मिनट एंड पूरा आप गो थ्रू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, थैंक यू सो मच गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 डन एंड डस्टेड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 1, एंड जैसा आप हेडिंग देख सकते हो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एक चीज मैंने नोट की, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 10 दोनों भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के ऊपर है, तो शायद आईसीएआई आपको कुछ कहना चाहता है कि भाई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को थोड़ा सीरियसली लीजिए, बिकॉज एक ही आरटीपी में हमने उसको 2 बार पूछ लिया है। काफी सारे और पॉइंट्स थे जो आईसीएआई जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकता था, बट स्टिल देयर आर 2 क्वेश्चंस ऑन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, चलते हैं। अब ये कहानी है, अगेन मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको कोई केस के थ्रू कनेक्ट करो तो थिंग्स विल बिकम इजियर एंड मैनेजेबल। अभी अपन लोग ने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था वहां पे अपन लोग ने एक एग्जांपल लिया था रेमंड का, मेड टू मेजर एंड पार्क एवेन्यू, जो उसका रेडीमेड मॉडल है। अब यहां पे जो मेरा एग्जांपल है, यहां पे अब मैं बात करने वाला हूं और एक इंडस्ट्री की, विच इज एयरलाइंस इंडस्ट्री, जैसा आप यहां पे फोटो में देख सकते हो। नाउ दिस एयरलाइन इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू मी इज कनेक्टेड टू जेट एयरवेज। मतलब ये जो बेसिकली केस है, इसमें कनेक्ट करना आप जेट एयरवेज के साथ तो होगा कनेक्ट। मैं नहीं बोल रहा हूं एग्जैक्टली जेट एयरवेज का केस है, बट अगर जेट एयरवेज मेरे पास आया होता, मिस्टर नरेश गोयल इज द ओनर एंड सीईओ ऑफ जेट एयरवेज, वो अगर मेरे पास आए होते ना टाइमली, जेट एयरवेज देखो अभी आज की तारीख में तो इट्स ऑल क्लोज डाउन,
बट अगर वो मेरे पास सही टाइम पे आ गए होते आज से 1.5-2 साल पहले, तो शायद मैंने उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की सलाह देकर एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट उनकी कंपनी को डूबने से बचा लिया होता। बट शायद उनको पता नहीं था। आपको तो पता है, अब आप बताइएगा लोगों को जरूर। चलो भाई चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। BA इज द सेकेंड लार्जेस्ट एयरलाइन इन कंट्री एक्स। जेट एयरवेज इज द सेकेंड लार्जेस्ट एयरलाइन इन कंट्री इंडिया। ऐसा अपन लोग उसका इंटरप्रिटेशन लेके कहानी को आगे बढ़ाते। ठीक है, चलो। एविएशन इंडस्ट्री इन द कंट्री एक्स इज ग्रोइंग फास्ट। इन 2011 45 million people travel to और विद इन कंट्री एक्स। सो पुरानी बात कर रही है इंस्टीट्यूट 2011 की, क्योंकि आज की तारीख में कोरोना के सिचुएशन में तो एविएशन इंडस्ट्री इज डाउन एंड आउट। बहुत ज्यादा उनको मैनेज करने के लिए, सस्टेन करने के लिए गवर्नमेंट को काफी सारा स्टिम्युलस देना पड़ेगा। अदरवाइज ये एविएशन इंडस्ट्री आई डोंट नो, बहुत मुश्किल है उनका सर्वाइवल। सो उनको बेनिफिट देना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ स्टिम्युलस, इन टर्म्स ऑफ टैक्स बेनिफिट्स, तब जाके कुछ हो पाएगा। एनीवेज कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सो एविएशन इंडस्ट्री बढ़ रही है अपनी कंट्री में। 2011 की बात है। 45 मिलियन पीपल, 1 मिलियन 10 लाख, 45 मिलियन पीपल ट्रेवल टू और फ्रॉम विद इन द कंट्री एक्स। बाय 2020 दैट डबल टू 100 मिलियन। जो है बात, दिस नंबर इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस 300 million by 2030. By 25, country X is expected to be the third largest air transport market in the world behind USA and China. क्या लग रहा है तुमको? ये इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, कंट्री एक्स इंडिया नहीं है, यूएस चाइना के जस्ट अपन ही पीछे भाई, बता दूं मैं। हाँ चलो। Government is trying to meet the significant potential of aviation industry. However, it will create challenges also for the airline industry and its industry partners. Government also wants to ensure that broader business and policy environment should not place hurdles which inhibit growth and reduce the level of benefits that aviation can deliver to the nation. Wow, wow. Aviation can deliver to the nation. The industry, its supply chain partners and government and policy makers have a clear mandate to work in collaboration towards the common goal of ensuring that the aviation's economic and social benefits are fulfilled. देखो, कभी भी कोई गवर्नमेंट होता है ना, तो गवर्नमेंट एक होलिस्टिक व्यू लेता है इंडस्ट्री का। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट को एयरलाइन इंडस्ट्री को प्रमोट करना है ना, तो गवर्नमेंट को पता है कि भाई अब अगर अपन से फॉर एग्जांपल कोई एयरलाइन कंपनी है, जेट एयरवेज हो गया या से किंगफिशर या किसी को भी, कोई एयरलाइन को अगर अपन लोग बचा रहे हैं ना, तो उससे कनेक्टेड बहुत सारी और इंडस्ट्रीज है। जैसे कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, जैसे कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, जैसे कि एयरपोर्ट्स इंडस्ट्री है। वो एयरपोर्ट्स इंडस्ट्री और एयरलाइन इंडस्ट्री अलग अलग है। हाँ, सो वो इंडस्ट्री है। तो यहां पे इतने अगर किसी एयरलाइन को बचा लिया तो एयरलाइन को तो बचाएंगे ही, बट उससे कनेक्टेड इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, उनको भी तो बेनिफिट मिलेगा भैया, क्या भैया, है क्या नहीं? सो दैट इज वेयर इंडस्ट्री हैज टू थिंक। सेम वे रेलवेज से फॉर एग्जांपल, रेलवेज की अगर मैं बात करूं तो रेलवेज डेवलप होता है ना, तो उससे कनेक्टेड बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो और डेवलप होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, रेलवेज के लिए आपको रेलवेज बनाने के लिए स्टील की जरूरत लगती है, तो स्टील की इंडस्ट्रीज बेनिफिट करेगी। अब वो रेलवेज बनाने के लिए इतने सारे पार्ट्स लगते हैं, वो इंडस्ट्रीज बेनिफिट करेगी। इतना सारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगा, इतना सारा अगेन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जनरेट होगा, रेस्टोरेंट वो जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है वो इंडस्ट्री जनरेट होगा। सो कभी भी गवर्नमेंट को इन सिंक रखना पड़ता है अदर कनेक्टेड इंडस्ट्रीज एज वेल। कोई भी बिजनेस एक तरफा नहीं होता है, उसके साथ और 10 चीजें जुड़ी हुई होती है जिसका ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अभी ये ऑनलाइन इंडस्ट्री चालू है, तो ये ऑनलाइन इंडस्ट्री चालू होने की वजह से बुक का कुरियर बढ़ गया। पहले हम तो बुक को ऐसा कुरियर का तो सिस्टम नहीं था, स्टूडेंट आता था, लाइव बैठता था, हम बुक दे देते थे हाथ तो हाथ एंड हो गया काम। अब कुरियर इंडस्ट्री उससे डेवलप हो गया ये ऑनलाइन होने की वजह से, समझे। पेन ड्राइव इंडस्ट्री डेवलप हो गया है ये सब ऑनलाइन होने की वजह से। ये जो ऑनलाइन का जो सेलिंग है उसका इंडस्ट्री, एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री डेवलप हो गया है उसकी वजह से कि भाई सॉफ्टवेयर एनक्रिप्टेड होता है, समझ लो। सो एवरी इंडस्ट्री हैज इट्स इंटरकनेक्शंस विद वन अनदर। चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्पाइट ऑफ ऑपरेटिंग इन वर्ल्ड्स फास्ट, ये देखो ये मैंने क्यों बताया इंटरकनेक्शन, बिकॉज जब आप आंसर दो ना, इन जनरल जब आप आंसर दो तो कनेक्ट करो चीजों को।
दैट विल फेच यू हाईएस्ट मार्क्स इन केस स्टडीज। आईसीएआई को आपका एक्सटर्नल नॉलेज चाहिए, ओवरऑल बेस पे आपके कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो, एंड दैट इज व्हाट वी विल ट्राई टू इंप्लीमेंट in the case studies. Despite of operating in world's largest growing market, BA struggles for passengers. Also, BA is facing problems. ATF, aviation turbine fuel prices constitute about 40% of operational cost in country X and are taxed higher than anywhere else in the world. The central government charges 14% on ATF, while the state government file their own tax that can go as high as 29%. ये तो रोना सदियों से चला आ रहा है एविएशन इंडस्ट्री का। वो बोलते हैं यार ऑलरेडी इतने खर्चे, ऊपर से तुम्हारा टैक्स। एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जैसे अपना गाड़ी में के लिए पेट्रोल लगता है, बाइक के लिए पेट्रोल डीजल लगता है ना, वैसे ही यहां पे इनके लिए भी एक फ्यूल लगता है विच इज कॉल्ड एज एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। अब वो एविएशन टर्बाइन फ्यूल के ऊपर इन्होंने टैक्स दुनिया भर के डाल के रखे, जिसकी वजह से द कॉस्ट इंक्रीजेस। और अगर कोई कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो सीधा आपके नेट प्रॉफिट को हिट करेगा, और अगर आपके नेट प्रॉफिट को हिट किया, आपका सर्वाइवल विल बिकम अ क्वेश्चन मार्क, सस्टेनेबिलिटी इश्यूज आ जाता है, समझ गुडू वैसा। सो हाँ, एंड आर टैक्स्ड हियर हायर देन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। अब यार अगर एटीएफ कॉन्स्टिट्यूट्स 40% ऑफ द टोटल कॉस्ट और तुम उसके ऊपर इतना टैक्स चार्ज कर रहे हो, तो गवर्नमेंट की झोली तो भर जाएगी, बट जो बिजनेस कर रहे हैं उसको ऐसा लगेगा कि वो गवर्नमेंट के लिए बिजनेस कर रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम विद आवर कंट्री। अपने यहां पे टैक्स सिस्टम्स अभी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एंड एक बार कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं गवर्नमेंट के लिए बिजनेस कर रहा हूं। मैंने बहुत सारे कंट्रीज के टैक्स स्ट्रक्चर देखे हैं जिनका इनडायरेक्ट टैक्स फ्लैट 10%, इनकम टैक्स विच इज योर डायरेक्ट टैक्स फ्लैट 10%, एंड उनका टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन इज मच हायर देन इंडिया। क्या इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता? प्रोग्रेसिवली एटलीस्ट लेकर आओ ना, ऐसा करो ना। आप खाली कॉम्प्लिकेट कर रहे हो चीजों को। गेट वन टैक्स वन सिस्टम, खत्म। इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स सब एट द रेट 10% कर दो, और फिर देखो द वे थिंग्स आर गोइंग टू वर्क विल चेंज। कोई टैक्स का ब्लैक होना ही नहीं है। फिर सोचना जरा कभी टाइम मिले तो। चलो, सो एटीएफ विच इज 40%, उसके ऊपर यार सेंट्रल गवर्नमेंट का भी टैक्स भरू मैं, स्टेट गवर्नमेंट का भी टैक्स भरू मैं। जाती हो रही है मेरे पे, बट ठीक है। तो दिस इज वन कंसर्न। सेकेंड, दिखाइएगा ना, बी इज फेसिंग प्रॉब्लम, जैसे ये वन क्लियर हो गया। सेकेंड टर्म, करेंसी डेप्रिसिएशन इज हिटिंग एयरलाइन हार्डर। हाँ, अब देखो करेंसी, चल पढ़ लेता हूं पूरा। अबाउट 25 to 30% ऑफ द कॉस्ट एक्सक्लूडिंग एटीएफ आर डॉलर डिनोमिनेटेड फ्रॉम एयरक्राफ्ट लीज रेंट्स, मेंटेनेंस कॉस्ट टू ग्राउंड हैंडलिंग एंड पार्किंग चार्जेस अब्रॉड एक्सेट्रा। अब दूसरा जो चीज मुझे हिट कर रहा है वो है डॉलर, बिकॉज सी कई बार क्या होता है कि ये जो एयरक्राफ्ट है इनको लीज रेंटल्स पे करना पड़ता है, हो सकता है वो डॉलर में पे कर रहे हो। इनको पार्किंग चार्जेस पे करना पड़ता है, हो सकता है वो सब चीजें डॉलर में पे कर रहे हो। तो इनको इशू है डॉलर डिनोमिनेटेड बिल्स का। तो उनको लग रहा है कि ये जो हमारा डॉलर में पेमेंट जा रहा है, और डॉलर का करेंसी फ्लक्चुएशन अनफॉर्चुनेटली इज नेगेटिवली इन आवर कंट्रीज फेवर अगेंस्ट में। तो इसके लिए वो चीज भी इनको हिट कर रही है कि यार ये तो जो डॉलर है वो अपने करेंसी के पर्सपेक्टिव से बढ़ते जा रहा है, जो प्राइसिंग है, विच इज इंक्रीजिंग माई कॉस्ट। विद एंट्री ऑफ लो बजट कैरियर, जैसे मतलब बीच में ये डेक्कन और ये सब आई थी, गो एयर है, ये सब लो बजट कैरियर्स है। फुल सर्विस कैरियर लाइक बीए, जेट एयरवेज इज अ फुल सर्विस कैरियर, वॉज ऑलवेज अ फुल सर्विस कैरियर। सो ये लो बजट कैरियर आने की वजह से बीए दैट आर हायर ओवरहेड कॉस्ट हैव बीन फोर्स्ड टू ऑफर डिस्काउंट टू पैसेंजर्स लुकिंग फॉर ग्रेट बार्गेन। अब यार इंडिया में तो आपको पता है बार्गेनिंग मतलब मुझे नहीं लगता है कि इंडिया का कोई भी बंदा है जिसने बार्गेनिंग ना की हो। शाहरुख खान जैसा अमीर आदमी भी एक बार तो बार्गेनिंग करेगा ही करेगा, अपने खून में है भैया, थोड़ा सही लगा दो ना, है कि नहीं। तो यहां पे यार वो लो बजट कैरियर सस्ते में दे रहा है। अपन ऑनलाइन में चेक किया, अपन लोग ने देखा तो यार 2 घंटे का जर्नी है, अपने को पानी वानी एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को ले जाओ बस।
तो लो कैरियर इज ईटिंग हाई कैरियर वाला ये जो प्रीमियम सर्विसेज है उसको वो खा रहा है, कंसर्न थर्ड। और जिसके वजह से इनको डिस्काउंट देना पड़ रहा है, लो कैरियर लो कॉस्ट कैरियर है, वो तो सस्ते में ले जा रहा है। अब अपने को भी, अपन तो फुल प्रीमियम कैरियर है, फिर भी अपने को लो कॉस्ट में देना पड़ रहा है, रिजल्टिंग इनटू हायर ओवरहेड कॉस्ट। नेक्स्ट, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म पॉलिसी, एचआर, airport infrastructure density are among the areas that could enhance country X's competitiveness. Ease of doing business over last 5 years has risen. देखो क्या होगा, अब ease of business है तो competition बढ़ेगा। भाई बिजनेस करना इजी है, चलो यार चालू करते हैं बिजनेस, सो कंपटीशन बढ़ता है तो ऑब्वियसली आपको अपना सेलिंग प्राइस रिड्यूस करना पड़ेगा। अगेन अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर बीए। 4 कॉज ऑफ कंसर्न बताए। एक एटीएफ जो उसका फ्यूल है, 40% उसका फ्यूल का कॉस्ट लगता है, उसके ऊपर तुमने 14%, 29% टैक्स चढ़ा रखा है। सेकेंड, डॉलर का जो फ्लक्चुएशन है गोइंग अगेंस्ट आवर कंट्री, वो एक प्रॉब्लम दे रहा है मेरे को। थर्ड, लो बजट कैरियर्स है, उसकी वजह से मुझे मेरा प्राइस चेंज करना पड़ रहा है। फोर्थ, ईज ऑफ एंट्री हो गया है तो कंपटीशन बढ़ रहा है। गॉश, द इंटेंस कंपटीशन अमंग डोमेस्टिक एयरलाइन कैरियर्स, द नीड टू कैप्चर स्लाइस ऑफ ओवर एक्सपांडिंग मार्केट। सब चाहते हैं कैप्चर कर लू मार्केट, मैं कैप्चर कर लू, मैं कैप्चर कर लू, तो उसके चक्कर में ऐसा हो रहा है। पैसेंजर प्राइस सेंसिटिविटी मेक्स द एयरलाइंस डिफिकल्ट टू रेज टिकट प्राइजेस। Together, these factors have now plunged country X's aviation industry to its most precarious phase in the last 3 years or so. BA is facing huge competition as a year of sharp U-turns for X's aviation industry, from record profit in financial year 1920 to mega losses. बोलो, कहां अपन लोग तो प्रॉफिट कमा रहे थे और अब अपना मार्केट तो डाउन होते जा रहा है। लॉसेस, मैंने बोला ना, ये सेम हालत था जेट एयरवेज का। एक टाइम पे जेट एयरवेज का शेयर प्राइसेस देखो तुम, याहूम, प्रॉफिट्स देखो तुम, याहूम, बट फिर लॉसेस लॉसेस लॉसेस, रिजल्टिंग इन द डायरेक्ट नीड फॉर रिकैपिटलाइजेशन। DA has been appealing to the government for a decade for reduction in taxes on fuel. कुछ करो यार, but all in vain. ATF is 35 to 40% more expensive in country X, my God, than in the rest of the world because of relatively high tax rates. Advise the strategy that Jet Airways should follow in order to gain superior performance and competitive advantage over its peers. So I hope आप लोगों को क्वेश्चन तो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, है भाई? चलो प्लीज एक बार 2 मिनट दे रहा हूं, क्वेश्चन रीड करो एंड देन वी विल स्टार्ट टुगेदर। कम ऑन एवरीबॉडी। Alright, so here is the answer. आपके लिए मैंने शॉर्ट में पूरा ये आंसर बना दिया है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। वी विल क्विकली डिस्कस, अपन डिस्कस कर लेंगे एंड मैं शेयर कर दूंगा आप लोग को इसका पीडीएफ या समथिंग, सो दैट यू कैन टेक इट थ्रू। नाउ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो अपन जेट एयरवेज को बोलेंगे। सुनो जेट एयरवेज, देखो आपको है ना 2 चीजों पे ध्यान देना है। एक होता है कॉस्ट लीडरशिप और दूसरा होता है डिफरेंशिएशन एडवांटेज। कॉस्ट लीडरशिप अगर आपको सीखना है तो हमारे मुकेश भाई अंबानी से सीखिए, जिन्होंने जियो में कॉस्ट लीडरशिप लेकर आया और जब उन्होंने एंटर किया तब उनके पास एक भी सब्सक्राइबर नहीं था। आज
वन ऑफ इंडियाज लीडिंग सब्सक्राइबर बेस है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, थैंक्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लो कॉस्ट एंट्री या नो कॉस्ट एंट्री इन केस ऑफ जियो. सो उन्होंने क्या किया कि पूरा मार्केट तोड़ दिया बाय ब्रिंगिंग आउट अ लो कॉस्ट एडवांटेज टू द कंज्यूमर. सेकेंड होता है डिफरेंशिएशन एडवांटेज, समथिंग लाइक एप्पल जिसके लिए करता है. मैंने आप लोगों को बताया था मेरे यही वीडियो में कि वर्ल्ड का सबसे मोस्ट वैल्यूड कंपनी इज एप्पल एंड वे अहेड ऑफ अमेजॉन. अमेजॉन सेकेंड नंबर पे, इट इज वे अहेड ऑफ अमेजॉन. Why? Because it created a differentiation advantage. कुछ ऐसी चीजें लेकर आया था एप्पल जो किसी ने ना सोची थी ना समझी थी, एंड आज की तारीख में हर एक मोबाइल इंडस्ट्री उसी के ऊपर बेस्ड है, विच इज स्मार्टफोन इंडस्ट्री. सो ऑब्वियसली एप्पल इज नोन फॉर इट्स इनोवेशन, फॉर इट्स डिफरेंशिएशन, जिसकी वजह से वो प्रीमियम भी चार्ज कर पाता है. वो लो कॉस्ट में एंट्री बहुत कम है उनका. सो डिफरेंशिएशन एडवांटेज एप्पल को ध्यान दो, एंड लो कॉस्ट एडवांटेज जियो को ध्यान दो. इन दोनों ने ये जो सेक्टर्स है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का सेक्टर्स, दे हैव डन वंडर्स इन दिस, राइट. इन टर्म्स ऑफ लिटिल मोर लोकल थिंग्स, वी कैन हैव टू एग्जांपल्स हियर. देखो मैंने लिखा भी है वन प्लस मोबाइल एंड इंडिगो एयरलाइन. सी हियर, देखो इधर, ऑलवेज मेक समथिंग विच गिव्स वैल्यू टू द कस्टमर. भाई कस्टमर को एक वैल्यू फील होना चाहिए जब वो आपका कोई प्रोडक्ट खरीदे, आपका कोई सर्विस खरीदे, उसको लगना चाहिए हाँ यार मजा आया. समझ रहे हो, उसको ऐसा फील आना चाहिए. इट शुड फील दैट द पेमेंट दैट ही हैज डन, उसको उतना वैल्यू मिला है या उससे ज्यादा वैल्यू मिला है. ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू, परसीव्ड वैल्यू, जिसको आपने समझा होगा प्राइसिंग पॉलिसी के थ्रू. सो वैल्यू टू कस्टमर शुड बी देयर. सप्लाई व्हाट कस्टमर्स वांट टू बाय, इनफैक्ट गिव देम मोर देन व्हाट दे इवन एक्सपेक्ट. दो चीजें, रिलेटिव लो कॉस्ट एडवांटेज, टोटल कॉस्ट शुड अंडरकट इट्स एवरेज कॉम्पिटिटर. जैसा मैंने कहा आपको, जियो ने वही किया था, इंडिगो एयरलाइंस आज की तारीख में वही करती है. इंडिगो एयरलाइंस के आप जब यूजुअली एयरफेयर्स देखोगे, दैट विल बी वेरी कॉम्पिटिटिव एज कंपेयर टू द पीयर्स. दूसरा, कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग द वैल्यू, सर्वाइव कॉम्पिटिशन थ्रू डिफरेंशिएशन एडवांटेज. अगर आप में कुछ ऐसी बात है जो और कोई सोच भी नहीं सकता, करना तो दूर की बात है, देन यू हैव अ डिफरेंशिएशन एडवांटेज. प्रोवाइड अ प्रीमियम एंड सुपीरियर प्रोडक्ट. वन प्लस हैज क्रिएटेड वैल्यू बाय प्रोवाइडिंग स्टफ्स विच आर अ वेरी हाई लेवल क्वालिटी एंड एट अ लोअर प्राइस. सो इसके लिए मैंने यहां पे वन प्लस का भी एग्जांपल लिखा है. तो अपन लोग जो अपनी एयरलाइंस है, बीए या जिसका नाम है जेट एयरवेज, उसको अपन ये सब चीजें रेकमेंड करेंगे. अपन कहेंगे जेट एयरवेज को, भाई जेट एयरवेज चार्ज लोअर प्राइस देन कॉम्पिटिटर्स, ट्राई टू गेन मोर मार्केट शेयर, एंश्योर की प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहे, सो दैट वी आर एबल टू सर्वाइव. वेज टू अचीव कॉस्ट लीडरशिप. 1, इंटरनेट टिकट सेलिंग. तो क्या ऑनलाइन टिकट सेलिंग होगा तो एजेंट कमीशन उतना अपना कॉस्ट सेव हो जाएगा, ओवरहेड सेव हो जाएगा. नो प्रिंटेड टिकट्स, अगेन सब ऑनलाइन कर दो, सो अगेन इतना भी कॉस्ट सेव हो जाएगा. नो फ्री मेल्स, ये बहुत रिक्वायर्ड है. देखो आज की तारीख में तुम्हारे जो लो कॉस्ट कैरियर है, तुम्हारा बिजनेस खा रहे हैं क्योंकि वो मेल्स ही ऑफर नहीं कर रहे हैं. आपको करना है करो, बट उसके लिए अलग से चार्ज कर लो. जिसको लेना है वो लेगा पैसा भर के, जिसको नहीं लेना है वो नहीं लेगा. एटलीस्ट अपन कॉम्पिटिटिवली प्राइस तो हो जाएंगे. एंड फास्ट टर्न अराउंड टाइम, सो दैट ज्यादा अपन लोग फ्लाइट्स रन कर सके. फास्ट टर्न अराउंड टाइम मतलब ये बॉम्बे टू दिल्ली गई, फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, और दिल्ली टू जयपुर, जयपुर से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, जयपुर टू चेन्नई, चेन्नई से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, एंड चेन्नई टू कैलकाटा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो फास्ट टर्न अराउंड टाइम होना चाहिए. डिफरेंशिएशन एडवांटेज में इधर देखेंगे अपन, व्हेन कस्टमर्स परसीव बिजनेस ऑफरिंग इज ऑफ हाई क्वालिटी. सो कुछ यहां पे आप बेटर दे दो उनको इन टर्म्स ऑफ सम काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, आप यहां पे दे दो उनको. इंश्योर करना कि टाइम टू टाइम ट्रैवल हो, मतलब ऐसा ना हो कि आपकी फ्लाइट लेट चल रही हो बिकॉज उससे आगे का शेड्यूल बिगड़ेगा, टर्न अराउंड टाइम में प्रॉब्लम होगा. इंडिगो एयरलाइन स्पेशलाइजेज ऑन दिस. दे हैव अ 85% राइट टाइम रेट, मतलब विच इज फिनोमिनल इन इंडियन सिनेरियो, कि भाई जो टाइम पे बोला है वही टाइम पे फ्लाई करेगा, जो टाइम पे बोला है वही टाइम पे लैंड करेगा. Coincidentally, whenever I have taken my flight with Indigo, I have always, innumerably, I have always reached on time. मतलब जब भी हुआ है ऐसा,
मेरा लैंडिंग एंड टेक ऑफ दोनों टाइम पर ही हुआ है कोइंसिडेंटली, ये नहीं मतलब दैट्स व्हाट आई रियली रिस्पेक्ट दैट एयरलाइंस। प्रोवाइड यूनिक कस्टमर वैल्यू, कुछ ऐसा दे दो उसको जो उसको एक्सपेक्टेड नहीं था एंड उसको लगे हाँ यार ये तो यहां पे ही मिल रहा है। सम थिंग लाइक से जेट एयरवेज का जो लाउंज होता है, अलाउ दिस ओनली फॉर जेट एयरवेज ट्रैवलर्स सो दैट दे फील दैट हाँ भाई वी आर गिविंग अ प्रायोरिटी। Clean and comfortable aircraft, very much required. Provide value-added services like flight entertainment, on-time running of aircraft. ये सब चीजें जैसे ही हमारा जेट एयरवेज करेगा, फिर देखो कैसे मार्केट में धूम मचा देगा। समझ गए? सो दिस वाज अबाउट इट। इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन देख लेते हैं, उन्होंने 2-3 पॉइंट्स कुछ ऐड किए। दीज वर माय जनरल पॉइंट जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया एंड आई एम श्योर यू वुड अग्री एंड आप भी यही लिखकर आओगे। देखो एग्जैक्टली सेम टू सेम पॉइंट्स लिखना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट एक जनरली सिमिलर पॉइंट्स होना चाहिए। जैसे पता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वर्ड यूज किया है तो माइकल पोर्टर का नाम आएगा ही आएगा। सो माइकल पोर्टर ने अपनी बुक कॉम्पिटिटिव एज, द कॉम्पिटिटिव एज रिटन इन द ईयर 1985, उसमें ये सब चीजें डिस्कस की थी। जी हाँ, आज से 35 years बैक। वहां पे वो बोलता है फर्म्स ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इट डिराइव्स फ्रॉम 2 things, the value it offers to customer and cost of creating that value, जो अपनी बात हुई थी अभी। In order to survive and prosper in industry, firm must meet 2 criteria. They must supply what customers want to buy and they must survive competition. ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। उसके लिए 2 चीज, relative cost advantage, differentiation advantage, something जो अपन लोग ने ऑलरेडी अभी डिस्कस कर लिया था through my diagrammatic presentation, right? Okay. Jet Airways can enjoy relative cost advantage if its total costs are lower. So यहां पे एवियन टर्बाइन फ्यूल का जो ओवरऑल टैक्सेशन रेट है वो कम करने के लिए बोला भी है हमारे जेट एयरवेज ने। सो आई एम श्योर गवर्नमेंट विल लिसन टू इट। बाकी जो अपनी डिस्कशन हुई थी कि सेलिंग सीट्स वायर इंटरनेट इंस्टेड ऑफ थ्रू ट्रैवल एजेंट्स, आज की तारीख में तो आई थिंक ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है, बट ये सम 2011 का है तो वो टाइम पे इतना नहीं था। ट्रिमिंग ओवरहेड कॉस्ट बाय यूजिंग लोअर कॉस्ट आउट ऑफ टाउन एयरपोर्ट, तो अपना जो पार्किंग है ना वो थोड़ा ऐसे एयरपोर्ट्स पे रखो अपना पार्किंग जहां पे ज्यादा कॉस्ट ना हो। अगर आपको बॉम्बे में आपका फ्लाइट पार्क करना है ना तो 100 रुपए लगेगा। सेम चीज अगर आप कोई थोड़ा रिमोट प्लेस में अगर आप पार्क करोगे ना, द पार्किंग चार्जेस ऑफ दैट सेम 100 रुपीज विल रिड्यूस टू 50, मतलब एसेंशियली आप 50% कॉस्ट सेव कर रहे हो। बिकॉज बॉम्बे एक बिजी एयरपोर्ट है। वो बोलते हैं कि भाई देखो अगर यहाँ पे आपको, हमारे को आपकी दरकार नहीं, हमारे को आपकी कोई जरूरत नहीं आपके फ्लाइट के यहाँ पे पार्किंग की, हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा बुकिंग है, तुमको करना है तो हमारे को प्रीमियम प्राइस पे करना पड़ेगा। उससे अच्छा बेटर है ना मैं पार्किंग कोई ऐसी जगह पे करूं जहां पे प्राइस कम है, पार्किंग कॉस्ट, मेरा ओवरहेड कॉस्ट सेव हो जाएगा एंड मेरा जो फ्लाइट का शेड्यूलिंग एंड रूटिंग है वो उस हिसाब से करूं मैं। समझ लो, उधर आपको लॉजिस्टिकल प्लानिंग करना पड़ेगा, बट इफ इट इज सेविंग सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट, व्हाई नॉट, आई आस्क यू, राइट। चलो कंटिन्यू करते हैं। Fast turnaround times for aircraft to improve utilization and no exception policies to reduce the cost, no flexibility for passengers who arrive late. So एकदम टाइम टू टाइम सब कर दो, जो लेट आ रहा है सॉरी टाटा बाय बाय बोल दो उसको। कई बार कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज होती है फ्लाइट्स में तो आपको अलाउ कर देते हैं, फिर उनका फ्लाइट डिले चलता है जिसकी वजह से आगे का शेड्यूल खराब होगा। यू शुड नॉट हैपन, समझ रहे हो। फिर डिफरेंशिएशन एडवांटेज, outperform services offered by competitors, give them the best things possible. BA is a multinational passenger airline, so आप लोग एक हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस दे सकते हो एंड अपना लेओवर स्टॉप ओवर्स ऐसा रखो दैट एवरीथिंग फॉल्स इन place. A differentiation advantage can be achieved by offering enhanced features such as prime landing slots can be obtained at major airports, well-maintained, clean and comfortable aircraft, and in-flight entertainment. All of this is what we have discussed. On successfully differentiated offering, management of BA may exploit the advantage in 2 ways. Either increase the price until it offsets the cost of improvement, thus maintaining current market share, or price below the full premium level to build market share. कई बार मार्केट शेयर बिल्ड करने के लिए आप कम प्राइस पे बेचते हो सो दैट लोगों को पता तो चले मैं क्या ऑफर कर रहा हूं, फिर मुझे पता है कि मेरा सर्विस इतना अच्छा है दैट बाय डिफॉल्ट वो बाद में मेरे पास ही आएगा इवन दो मैं थोड़ा प्रीमियम चार्ज करता हूं. सो दैट इज ऑल्सो वन स्ट्रेटेजी फॉलोड बाय अ लॉट ऑफ पीपल. Alternatively, BA may focus on geographical region and short point to point flights. तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई चलो आप मल्टीनेशनल फ्लाइट हो
बट आप ऑल्टरनेटिवली शॉर्ट पॉइंट टू पॉइंट फ्लाइट्स प्लान करो, जैसे फॉर एग्जांपल बॉम्बे टू अहमदाबाद, इट्स अ शॉर्ट पॉइंट टू पॉइंट फ्लाइट, बहुत सारा आपको उधर क्राउड मिलेगा क्योंकि बॉम्बे टू अहमदाबाद के लिए बहुत सारा क्राउड रहता है, काम हो जाएगा आपका, समझ रहे हो? से फॉर एग्जांपल से दिल्ली टू अ प्लेस नियर बाय, नॉट वेरी फार ऑफ, अगेन इट कैन हेल्प. सो दिस इज हाउ इट शुड वर्क बेसिकली. नए नए आपको चीजें ढूंढनी पड़ेगी अपने खुद के बिजनेस से, जहां पे आपको शॉर्ट टर्म रेवेन्यू भी मिलता रहे और एक लॉन्ग टर्म, आप इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट हो तो लॉन्ग टर्म आपको वहां से रेवेन्यू जो आना है वो तो आना ही है. प्लस करेंसी डेप्रिसिएशन है तो आपका इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपका वो करेंसी का जो फ्लक्चुएशन है वो ऑटोमेटिकली हेज हो जाए, सो दैट देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. भाई करेंसी डेप्रिसिएशन है वो तो अपने हाथ में ना, फाइनेंशियल प्लानिंग अगर बराबर किया तो एटलीस्ट उसमें अपन बिजनेस को ब्लेम नहीं कर सकते, राइट? प्लस फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव अपन क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे टाई अप कर सकते हैं जहां पे अपना फ्यूल कंजम्पशन लो, कुछ ऐसे फ्लाइट्स के साथ टाई अप कर सकते हैं, जैसे यहां पे देखोगे एटीएफ कॉस्ट कैन बी लेयर्ड बाय इन्वेस्टिंग इन फ्यूल सेविंग मॉडर्न एयर बसेस, होता है ना, फ्यूल एफिशिएंसी फ्लाइट में भी होता है, सो दैट इज व्हाट कैन बी डन. सो ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल. लास्ट एक चीज उन्होंने बोली है कि वैल्यू शॉप मॉडल यूज कर लो. याद है आपको चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट है वैल्यू शॉप मॉडल, जहां पे सर्विस इंडस्ट्री के लिए वैल्यू चेन एनालिसिस उन्होंने अप्लाई करने को बोला है. सो देयरफॉर दे से दैट यूज योर वैल्यू शॉप मॉडल बाय ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, मतलब पीपल, नॉलेज, स्किल्स टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड बिजनेस प्रॉब्लम्स का इश्यू है, आइडेंटिफाई देम, असेस प्रॉब्लम्स, इंश्योर कि वो सब प्रॉपरली सॉल्व हो जाए, एंड दैट्स हाउ BA will be right back on track. ठीक है, चलो. So with this we complete this case study number question number 1 as well. आप लोग इसको अपना बेस बना के इतना पढ़ लेना बराबर से, so that you are able to write it properly, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है. And then we can just build upon things. जैसे जैसे यहाँ पे पॉइंट्स आते जा रहे हैं वैसे वैसे कुछ कुछ पॉइंट्स अपन लोग बिल्ड कर सकते हैं, जैसे करेंसी डेप्रिसिएशन का पॉइंट है, या फिर ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का जो पॉइंट है, प्रीमियम सर्विसेज का जो पॉइंट है, ऑल ऑफ दैट, पॉइंट टू पॉइंट फ्लाइट्स का जो मैंने आप लोग को आइडिया दिया था वो वाला पॉइंट है, ये सब चीज को ऐड करके यू कैन बिल्ड अप ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, सो दैट्स अबाउट दिस केस स्टडी. आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर, डन एंड डस्टेड. Okay, so next question is question number 5 and जैसा आप हेडिंग देख सकते हो यहाँ पे, it is based on ethical and non-financial consideration. अब ये हेडिंग को हटा दो और स्टैंड अलोन खाली ये क्वेश्चन को पढ़ो. आपको लगेगा वाह यार क्या तगड़ा क्वेश्चन है, कुछ एकदम हाई फाई इसका आंसर होगा, बट वो एक कहावत है ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, फटा पोस्टर निकला जीरो, ऐसा कुछ है इस क्वेश्चन का हाल. सो ठीक है, एक चीज नोट कर रहा हूं मैं इंस्टीट्यूट की, हर आरटीपी में चैप्टर 6 डिसीजन मेकिंग का एक क्वेश्चन डालता है वो, विच इज रिलेटेड टू एथिकल एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन. नवंबर 2019 में 5 मार्क का एक क्वेश्चन भी उसने पूछा था. बता रहा हूं मैं आपको, ये सब मेरा एनालिसिस बता रहा हूं मैं आपको. चैप्टर 6 डिसीजन मेकिंग का एथिकल एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन के ऊपर क्वेश्चन आना ही चाहिए. आरटीपी में आता ही है. चलो देखते हैं, क्वेश्चन में दम नहीं है, सोल्यूशन में भी दम नहीं है, बट एज अ कॉन्सेप्ट अपन कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे. लेट्स डू इट. चलो, एबीसी लिमिटेड स्पेशलाइजेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल इंटरमीडिएरीज. बेसिकली पूरा केमिकल इंडस्ट्री के एक एस्पेक्ट के ऊपर रिलेटेड है, एंड हर एक केमिकल इंडस्ट्री को, हर एक इंडस्ट्री को, फैक्ट्री को वाटर कंजम्पशन का जरूरत लगता है, और इनको एक्सेस वाटर सप्लाई करता है गवर्नमेंट. बट गवर्नमेंट के भी कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिसके तहत दे कैन सप्लाई ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर टू एवरी इंडस्ट्री एंड एवरी फैक्ट्री. तो यहां पे उसी से रिलेटेड कुछ कनेक्शन में ये क्वेश्चन है. और रीड करते हैं, इट्स प्रीटी सिंपल, लेट्स क्विकली गेट इट डन एंड डस्टेड. एबीसी लिमिटेड स्पेशलाइजेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल इंटरमीडिएरीज इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरमेंट. एबीसी इज अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी with majority of its stakeholders being institutional investors like mutual funds, bank and insurance company. फिलहाल तो खाली एबीसी लिमिटेड के बारे में उन्होंने बातें की. आगे बढ़ते हैं. एबीसी लिमिटेड की आपको मैं कहानी सुनाता हूं. तमिलनाडु के एक छोटे से शहर में स्थित
ये इंडस्ट्री, ये जो कंपनी है वो लोकेटेड है, वहां पे शॉर्टेज है वाटर का. सो देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन दैट एरिया. अब इन्होंने यहां पे सेल्स प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, सब 2-3 कंस्ट्रेंट्स दिए, ऑल ऑफ दैट दे सेड. फिर उन्होंने बोला कि देखो अगर 250 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो 30% टैक्स लगेगा, 250 करोड़ से कम टर्नओवर है तो 25% टैक्स लगेगा. तो वो ट्राई कर रहे हैं कि कैसे भी करके अपना टर्नओवर 250 करोड़ से डिस्ट्रिक्ट कर दे. प्लस उन्होंने बोला है कि भाई देखो आप कितना टोटल सेल्स इंक्रीज कर सकते हो. फिर एक बात आती है पानी पे. पानी उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम 19,000 किलोवाट वाटर ही आप ले सकते हो. किलो वाटर, आई डोंट नो एग्जैक्ट यूनिट, वो देख लेंगे अपन. सो उन्होंने बोला कि 19,000 किलो वाटर ही आप कंज्यूम कर सकते हो. बट अगर ये 19,113 किलो वाटर अगर कंज्यूम करते हैं ना, देन इन दैट केस इनका कॉन्ट्रीब्यूशन 30 लाख से बढ़ जाएगा. बट रिस्ट्रिक्शन तो 19,000 का है, और फिर भी अगर आप 19,113 अगर कंज्यूम करोगे तो प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा. बट क्या एथिकली सही होगा ये? दैट इज व्हाट द होल क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन. पढ़ते आओ, अभी सुन लो, समझ लो, और इधर का इधर इसको खत्म कर देना. इसके ऊपर ज्यादा टाइम मत डालना बाद में, समझ रहे हो? ऐसा क्वेश्चन है ये. इट इज लोकेटेड इन द वाटर स्कैर्स जोन इन तमिलनाडु. देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द टैपिंग एंड यूजेज ऑफ ग्राउंड वाटर. जहां पे भी लिमिटेड है अगर आपका वाटर, तो ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट पुट अप करेगा ही करेगा. प्रोडक्शन प्रोसेस रिक्वायर्स वाटर. एन अमाउंट ऑफ वाटर दैट कंपनी कैन ड्रॉ इज लिमिटेड टू 19,000 किलोलीटर्स, नॉट किलोवाट, किलोलीटर्स. तो रिस्ट्रिक्शन डाल दिया 19,000 किलोलीटर का. पहले ही पैराग्राफ में उन्होंने आपको ये बता दिया, ध्यान रखना. परचेज ऑफ वाटर इज नॉट एन ऑप्शन एज अवेलेबिलिटी इज हाईली एराटिक एंड एक्सॉर्बिटेंट ऑन कॉस्ट. तो अभी जितना गवर्नमेंट आपको सप्लाई कर रहा है उतना आप ले लो. Company manufactures 2 types of chemicals, A and B, and are sold in kilograms. Company is in the process of making the business plan for 2021. अब देखो आगे की बातें कर रहे हैं. कैपेसिटी वॉल्यूम A का दिया है, B का दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, वाटर दिया है उन्होंने, लीटर पर केजी कितना कंज्यूम होता है. अंडर रेलेवेंट इनकम टैक्स लॉस पे चले गए. अभी बोलो, कंपनीज विद अ टर्नओवर ऑफ 250 करोड़ और लेस आर टैक्स एट 25%. उससे ज्यादा हुआ तो 30%. सो अब अपन क्या ट्राई करेंगे, कैसे भी करके 250 करोड़ से लेस का टर्नओवर दिखाएं. विद कैपेसिटी कॉन्स्टेंट्स कंपनी कैलकुलेटेड दैट इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर कंपनी टू स्टिक टू 250 करोड़ एज ओनली अ मार्जिनल इंक्रीज इन टर्नओवर इज पॉसिबल ओवर 250 करोड़. तो देखो, या तो भाई 400-500 करोड़ अपना टर्नओवर होने वाला है, देन इन दैट केस ठीक है, वी विल गो एड विद मोर टर्नओवर, टैक्स भी ज्यादा भरना पड़ेगा, अपन पे कर देंगे. बट यहां पे क्या हो रहा है, अगर आपने 251 करोड़ का टर्नओवर दिखाया तो आपको टैक्स 30% के हिसाब से भरना पड़ेगा. मतलब आपका टर्नओवर बढ़ेगा 1 करोड़ से, आपका टैक्स बढ़ेगा अप्रोक्सीमेटली 75 करोड़ से. जी हां, 250 करोड़ तक 25%, 251 करोड़ गया तो 251 करोड़ के ऊपर 30%, विच विल इंक्रीज 5% से आपका 250 इंटू 5% आप कर लो. सो इट इज 12.5 करोड़ का आपका एक्स्ट्रा टैक्स आ जाएगा. उसके सामने इनकम कितना कमाया, मार्जिनल 1 करोड़ का एक्स्ट्रा. तो 1 करोड़ का इनकम, 12.5 करोड़ का एक्स्ट्रा टैक्स, तो इट इज नॉट सेंसिबल. सो अगर मार्जिनल इंक्रीज है तो कैसे भी करके ट्राई करो 250 करोड़ तक रिस्ट्रिक्ट करें. हाँ, अगर 400-500 करोड़ होने वाला है तो फोकस ऑन द बिजनेस, धूम मचा के टर्नओवर करो एंड यूज दैट. तो वहां पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हो. करने को नहीं बोला है, उन्होंने बोल दिया है कि अपना मार्जिनली 250 करोड़ के ऊपर जाएगा टर्नओवर, बट उसको रिस्ट्रिक्ट करके 250 करोड़ पे अपन रोक देंगे. सो दैट अपने को खाली 25% का लोअर इनकम टैक्स रेट का बेनिफिट ले सके अपन. CFO asked the management consultant to work out the volumes in kgs of product A and B which would give an optimal maximum contribution given the constraints on capacity, water usage and turnover to avail the concessional benefit. She proposes a mix. Consultant work out the following product mix using LPP and all of that. She also proposes another mix which does not meet the constraint on water usage, but where the company could end up drawing excess water permitted by 113 kiloliters and increase in 30 lakhs contribution. So 113 crores का contribution बढ़ेगा, 30 lakhs का contribution बढ़ेगा, but आपको चीटिंग करना पड़ेगा. आपको गवर्नमेंट ने अलाउ किया 19,000, बट 113 एक्स्ट्रा किलोलीटर्स यहां पे वो बता रहा है.
She says that it is easily possible to do this by managing reporting of the water authorities. तो A optimal suggested ये रहा contribution 71.5 crore से 71.8 crore हो जाएगा, which is 30 lakh increase in contribution. Sales in line, यहाँ पे 8 लाख है, 7,85,000 suggested चलेगा, 9 लाख 30 भी चलेगा क्योंकि 9,30 is within the constraint. The only thing which is not within the constraint, उसको अपन रेड से हाईलाइट करेंगे, is water usage. तो इतनी कहानी बताई, बट एंड में खाली वो जो लास्ट लाइन जो पिंक में हाईलाइट किया है ना, गेम उसी का है. सोचो, खाली उसके बेसिस पे आपको अब नेक्स्ट लाइन, द CFO इज नॉट सेटिस्फाइड विद द कैलकुलेशंस, ही वांट्स यू टू कम अप विद अ प्रॉपर डिस्कशन. अब आप जब डिस्कशन देखोगे ना ICAI का, आपको लगेगा कि यार इसमें तो कितना कुछ है करने को, बट उन्होंने तो खाली ये 19,000 एंड 19,113 के ऊपर अपना पूरा डिस्कशन किया एंड कहानी को रफा दफा कर दिया. ठीक है, लॉन्ग लिव द ICAI. जैसा उन्होंने बोला है वैसा अपन करेंगे, जैसा राजा चाहेगा वैसा प्रजा करेगी, और क्या कर सकते हैं. सो क्विकली ऑन दैट नोट, फटाफट एक बार आप क्वेश्चन को रीड कर लो. मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं. तमिलनाडु वाटर स्कैर्स प्लेस, सो वाटर का वो लोग रिस्ट्रिक्शन डाला है 19,000 का. सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट वो सब दिया है इसके लिए कि भाई 250 करोड़ तक अपना टर्नओवर रिस्ट्रिक्ट कर दो ताकि 25% का ही टैक्स पे करना पड़े. खाली एक बाकी सब कॉन्स्टेंट को अपन लोग फॉलो कर रहे हैं. ये देखो, बाकी सब कॉन्स्टेंट को अपन फॉलो कर रहे हैं, खाली एक कॉन्स्टेंट अपने को अपन एक्स्ट्रा ले रहे हैं, वो है वाटर यूजेज का, जिससे 30 lakhs का बेनिफिट हो जाए. Should we do it? Shouldn't we do it? All of that is going to be discussed in the solution part. आप फटाफट इसको रीड कीजिए. स्टार्ट. चलो भाई सोल्यूशन के ऊपर आते हैं. सो अब देखो यहां पे अपने को बताना है भाई कि सही हो रहा है या गलत. तो आप बोलोगे सर अगर मैं स्टेक होल्डर शेयर होल्डर्स के नजरिए से देखूं तो सही हो रहा है सर. 30 लाख रुपीस का उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, दे विल गेट मोर डिविडेंड, दे विल गेट बेटर यू कैन से एसेट्स के ऊपर कंट्रोल. सो फ्रॉम स्टेक होल्डर्स एंड फ्रॉम शेयर होल्डर्स एंड तो सही हो रहा है सर. बट क्या सब कुछ पैसा ही है? हमेशा याद रखना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सही एक गलत. आप बोलोगे कि सर शेयर होल्डर के नजरिए तो सब सही है सर, 30 लाख रुपीस का उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा उनका, दे आर वेरी हैप्पी. बट व्हाट अबाउट द अदर पार्ट एंड दैट इज रिसोर्सेज कंजर्वेशन. गवर्नमेंट ने अगर बोला है कि 19,000 लीटर ही आप यूज कर सकते हो तो देयर इज अ रीजन. आप अगर 113 किलोलीटर एक्स्ट्रा लोगे देन इन दैट केस बाकी सब लोगों को शॉर्टेज पड़ जाएगा एंड ओवरऑल इट कैन हैम्पर द एनवायरमेंट. प्लस अगर किसी ने जाके कंप्लेन किया तो एबीसी लिमिटेड कोई एफी वैफी नहीं है, इट इज अ लिस्टेड कंपनी यार, इट इज अ लिस्टेड कंपनी. अगर लिस्टेड कंपनी के बारे में किसी का ऐसा रेपुटेशनल इशू होता है, पीपल विल स्टार्ट रिमूविंग द मनी फ्रॉम दैट. जैसा यस बैंक के साथ हुआ था, बता दूं मैं आपको, यस बैंक, सत्यम, ये सब रेपुटेशनल डैमेज की वजह से पूरा इनका शेयर मार्केट डाउन हो गया था. तब क्या करोगे? क्योंकि गवर्नमेंट तो बोलोगे हमारे रूल्स के हिसाब से इन्होंने काम नहीं किया है, आपका रेपुटेशन खराब हो जाएगा. गवर्नमेंट विल स्टार्ट गिविंग यू पेनल्टी. ये जो 30 लाख कमा रहे हो ना, उससे ज्यादा तो गवर्नमेंट आपको पेनल्टी चार्ज कर देगा. सो ऑल इन ऑल घूम फिर के क्या फायदा हुआ? फाइनेंशियली आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा, रेपुटेशनल लॉस हो जाएगा, मार्केट में नाम खराब हो जाएगा, जिससे आपका शेयर वैल्यू गिर जाएगा. सो शॉर्ट टर्म टेम्पररीली आप बोलोगे कि 30 लाख कमाया अच्छा है, बट लॉन्ग टर्म अगर आप सोचोगे ऑल दिस इज नॉट गुड. लॉन्ग टर्म में एथिक्स
एंड दीज कंसिडरेशन विल ओनली विन। एंड ये अब अपने को समझाना है अपने सीएफओ को, अपने बाकी सब शेयर होल्डर्स को, सो दैट एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज। समझ गए आंसर? आओ फटाफट इसका सोल्यूशन ऐसे है कि नजरिए से एक बार देख लेते हैं अपन। आइए आइए सी क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। प्राइमरी गोल ऑफ इन्वेस्टर ओन फर्म्स इज शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, माना, which translates to stock price maximization. Management consultant is looking for a positive impact on profitability 30 lakh. तो कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में यार ये सब चलेगा, बट अब इसका फ्लिप साइड देखो, द अदर साइड ऑफ द कॉइन। देयर इज सेकेंड साइड ऑफ द कॉइन दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। व्हाट इज दैट? दैट इज बिजनेस एथिक्स मचा। इट इज रियली पॉसिबल टू मैनेज ड्रॉइंग ऑफ एक्सेस वाटर, बट इट इज नॉट एन एथिकल प्रैक्टिस। मैं भी बोल रहा हूं, इन जनरल ये सब चीजें शॉर्ट टर्म में काम आती है, लॉन्ग टर्म में बहुत बुरा फंसोगे आप, बता दूं मैं आपको। As the company has responsibility towards use of natural resources like water, protecting environment, all of that. Besides, a whistleblower complaint to the water authorities can land the company into trouble in terms of penalties. A financial impact also can also such penalties are disallowed for income tax purposes. बोल, वो भी बोल दिया। It is possible, I think section 37(1) आपको डिसअलाउ करता है, बराबर? ठीक है। It is possible that such violation may be reported in the media causing disrepute to the name of the company. मीडिया आज की तारीख में तो आपको पता ही है क्या हाल है उसका। It can make investors in the share stay away from the company. तो जो आप सोच रहे थे बढ़ेगा डाउन, as it has ethical governance issues. Company will face challenging in obtaining other government approvals. Next time तुम गवर्नमेंट के पास जाओगे ना, उनके दिमाग में यही रहेगा, ये देखो इसने गलत किया था। सबके दिमाग में ये रहेगा, ये देखो इसने गलत किया था। समझ रहे हो? And when it will plan expansion, as this violation may have to be reported on the application seeking approvals. Maybe ABC would be able to earn profit due to this plan in the short run, but it will tarnish the image of ABC, which would hurt profitability in the long run. Therefore, before taking any decision on this plan, ABC should analyze both qualitative and quantitative factors. Hey, Sanjiguru. Chalo, with this we complete question number 5. Easy and straightforward. I hope we are clear. Then understand. आप रीड कर लीजिए। Yes. Yes. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो क्वेश्चन नंबर 8 वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल एंड छोटा छोटा है। तो क्या होता है इसमें कि कंपनी है, एलएलपी कंपनी है, एंड कंपनी के ऊपर अभी ऑफ लेट अगर आप लोग सब लोग को बताओ कि सोशल मीडिया का कितना बोलबाला है। सो सब जगह रिव्यूज, फेक रिव्यूज, पॉजिटिव रिव्यूज, नेगेटिव रिव्यूज और वही सब चल रहा है। तो क्रिस्टन एलएलपी ने कुछ अपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर फोकस नहीं किया, जिसकी वजह से उसको कुछ नेगेटिव रिव्यूज मिल गए हैं ऑन सोशल मीडिया। और ये नेगेटिव रिव्यूज मिलने की वजह से बात कुछ ऐसी हो गई है कि थोड़ा मार्केट में उनका शेयर डाउन हो गया। कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो अब कंफ्यूज है कि हम करें क्या। तो उनको कुछ सजेशन दिया कि आप 24/7 डिलीवरी या बोलते हैं ना कस्टमर केयर चालू कर दो, फिर आपके जो लॉयल कस्टमर्स है उनके लिए आप कुछ करो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अलग अलग उनको सजेशंस मिलते गए और वो सजेशंस उन्होंने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। पर विधि की विडंबना, क्या बोला? विधि की विडंबना। बट द सिचुएशंस हैव हैपेंड सच दैट जो उनका प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है, जिसको उन्होंने आरओए कहा है, रिटर्न ऑन एसेट, वो कम हो गया। जब से कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर उन्होंने खर्चा करना चालू किया है, फोकस करना चालू किया है, तो खर्चा तो बढ़ गया क्योंकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर अपने को स्पेंड करना है। उसके चक्कर में पता आपको क्या हो गया, मेरा जो पूरा बेनिफिट था, वो जो मेरा प्रॉफिट था, वो डाउन होते जा रहा है। तो वो कंफ्यूज हो गए, करे क्या हम? अगर इधर हम लोग कस्टमर पे ध्यान नहीं दे रहे तो कस्टमर छोड़ के जा रहा है, कस्टमर के बेनिफिट के लिए खर्चा कर रहे हैं तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो रहा है। तो हम करें तो करें क्या? वो आपको ऐसा पूछ रहा है कि प्लीज, आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, आप उसको जवाब दे दीजिए। तो जरूर जवाब देंगे। समझ गए आपको ओवरव्यू ऑफ द क्वेश्चन। अब क्या करेंगे अपन, क्वेश्चन को फटाफट रीड कर लेंगे। चलो, क्रिस्टन एलएलपी
says wide range of household products. Firm has recently received a few negative feedbacks about the product and customer services. Oh gosh. CEO is not happy with this. As per opinion of CEO, nowadays when social media plays such an important role in making decision, it's crucial to keep an eye on the quality of the customer service you provide. If you don't care about customer satisfaction, don't expect them to care about your services or products. अब बात है, customer is the king. If you don't care about the customer, customer will not care about you. They are actually teaching you how to make your product, services and business better. Totally agree, totally agree. अपने को जो स्टूडेंट्स ने जितना सीखा है उससे ज्यादा अपन खुद से ना सीख पाते, वो तो बात सही है भाई. There has been considerable discussion at the corporate level as to improve customer satisfaction. Convinced with this logic, firm has invested heavily. Mark this. Invested heavily. Mark this. In customer satisfaction and adopted the following plan of action. क्या? 1. Providing helpline 24/7 in order to develop personal relationship with the customer. Second, redesign its online platform in order to make it more customer friendly. Rewarding loyal customers by giving them experience they would never forget for their life. Ease the return and refund policy, offering no questions asked guarantee is a smart move over competitors. So 1, 2, 3, 4. So 4 चीजों के ऊपर फोकस किया है. क्या? Providing helpline 24/7. कस्टमर फ्रेंडली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे दो, लॉयल कस्टमर को कुछ बेनिफिट दो, इज रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी जैसा अमेजॉन करता है. सो ऑल ऑफ दिस इज गुड, बट ये सब करने के लिए सर खर्चा लगेगा, और खर्चे की वजह से हो क्या रहा है देखो इधर. जैसे जैसे ये देखो सेटिस्फेक्शन इंडेक्स एंड आरओए, जैसे जैसे मेरा सेटिस्फेक्शन इंडेक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा आरओए रिटर्न ऑन एसेट्स इज डिक्रीजिंग, is basically decreasing. तो अब वो कंफ्यूज हो गया यार, क्या करूं? Does the seeming lack of improvement in financial performance with customer satisfaction, customer should stop investing in a superior customer experience? आपको क्या लगता है? बोलिए. तो ऑब्वियसली किसी का भी आंसर होगा नहीं सर, कस्टमर एक्सपीरियंस तो ब्रिलियंट ही होना चाहिए. उसके लिए आपको टाइम डालना पड़ रहा है, एफर्ट डालना पड़ रहा है, पैसा खर्चा हो रहा है, चलेगा. आरओए आपका टेम्पररीली कम हो रहा है, चलेगा सर, बट कस्टमर एक्सपीरियंस से अपन पीछे नहीं हट सकते. हाँ, कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर जो आपने अगर कुछ ओवर इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो उसका थोड़ा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लो, बट सर कस्टमर एक्सपीरियंस तो अच्छा होना ही चाहिए, और उसके ऊपर अगर कंपनी इन्वेस्ट कर रही है तो सर मेरे हिसाब से गलत नहीं है, सही हो रहा है सर. सो दिस इज व्हाट एडवाइस वी विल डू. एंड यहां पे देखते हैं आईसीआई का क्या सोचना है. In this case, there are two considerable set of questions. One side is customer satisfaction, obviously. Another is profitability. अपने को लग रहा है कस्टमर इन्वेस्टमेंट में, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में इतना पैसा डाल दिया कि ओवरऑल नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट पर कस्टमर भी बढ़ रहा है, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मेरा इतना हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया है ना कि उसके सामने वो कम हो जा रहा है, कम दिख रहा है. वो एक तकलीफ आ रही है बेसिकली अपने को. तो कहने का मतलब अगर मेरे को यहां पे एक डायग्रामेटिकली आपको बताना हो, सो आई विल से दैट मैंने कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए से ₹10 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं, और उसकी वजह से मेरे जो कस्टमर्स है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, बट ओवरऑल जो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो कहीं ना कहीं मेरा रिड्यूस हो रहा है. और अगर वो मेरा रिड्यूस हो रहा है percentage in terms of ROA, then in that case it is a issue. So percentage level एक ड्रॉप पे है, कम. By adopting the proposed plans, firm managed to get higher customer satisfaction scorecard, and it is expected that higher customer satisfaction firm's financial result will improve, that is increase ROA. However, increasing customer satisfaction is becoming costly. What a superb line. Customer satisfaction is becoming costly. Plans which are used to increase customer satisfaction will increase the cost of the firm. This additional cost will weaken firm's ROA by lowering profit and increasing the asset base.
The optimum level of customer satisfaction is where the incremental benefits are equal to incremental costs of increasing satisfaction. Now, while observing the pattern of data, customer satisfaction has increased from 86 points to 91 points in the first 3 quarters. तो जैसा अपन लोग ने क्वेश्चन देखा था कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है, उसमें अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो यहां पे क्या बोला है, ये देखना ये वाला पॉइंट, एडिशनल कॉस्ट विल वीकन फर्म्स आरओए बाय लोअरिंग प्रॉफिट एंड इंक्रीजिंग द एसेट बेस. सो उससे आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है, बट ओवरऑल जो आपका आरओए रिटर्न ऑन एसेट है ना, दैट बेसिकली इज गोइंग डाउन. चलो, सो 91 पॉइंट्स पे हो गया, बहुत अच्छा. एट दिस लेवल द एडिशनल बेनिफिट सीम टू बी मोर सिग्निफिकेंट देन द एडिशनल कॉस्ट. However, in subsequent quarters, additional cost has increased more rapidly than the additional benefits. Therefore, there is a decrease in ROA as we move forward. ROA, return on asset. However, toward the end of 2020, we see a marginal increase in ROA. ये सब देखा था अपन लोग ने, अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा ना, तो ये सब था कि देखो जब ये 91 पे आया तो अपना तो अपना ROA बढ़ने लगा, यहां पे पीक अप हो गया और फिर वहां से देयर इज अ डाउनवर्ड ट्रेंड. हाउएवर वापस से अपने को एक मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिल रहा है. ओके, नेक्स्ट. कंटिन्यू. दिस इज ड्यू टू लीड लैग रिलेशन बिटवीन सेटिस्फैक्शन एंड आरओए. लीड लैग रिलेशन मतलब कई बार आपका थोड़ा सेटिस्फैक्शन के लिए आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है, so that a little, even if profit is compromised, it's okay. Increased satisfaction might take some more time, some more quarters to result in higher ROA. Patience, बेटा patience. And the relation might not be linear. अपने को क्या लगता है, आज मेहनत किया कल उसका रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं होता ना लाइफ में. मेहनत तो आप लास्ट 6 साल से कर रहे हो सीए बनने के लिए, 5 साल का मेहनत करते हो, फिर जब सीए फाइनल का रिजल्ट आता है तब वहां से आपको बेनिफिट मिलना चालू होता है. अपने को क्या लगा है, फाउंडेशन पास हो, चल आज का आज ही मुझे 5 लाख का पैकेज दे दे. नहीं, देयर इज नेवर अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सम एफर्ट एंड द बेनिफिट यू आर गोइंग टू गेट. यू हैव टू कीप पेशेंस, एवरीबडी, यू मी एवरीवन. सो मैं जब सीए कर रहा था तो 5 साल मेहनत किया, फिर जाके सीए बन के जेपी मॉर्गन में एक अच्छा खासा पैकेज का जॉब मिला. जब मैंने टीचिंग चालू किया, सो फॉर द फर्स्ट 4-5 years तो कोई जानता ही नहीं है आपको, आप मेहनत करते हो, देयर इज हाईएस्ट लेवल ऑफ एफर्ट दैट यू पुट, बट वो टाइम पे आपको पता नहीं है. बट एक कहावत है वहां पे, ऑलवेज रिमेंबर व्हेन नो वन इज वॉचिंग, द मोर एफर्ट यू पुट द बेटर रिजल्ट यू विल गेट इन फ्यूचर. ऑलवेज रिमेंबर दिस. चलो, however, at the end of 2020, customer satisfaction score stabilizes at current levels and अब मेरा ROA बढ़ना चालू होगा. Overall, Christine should not stop investing in superior customer experience. The lack of apparent pattern in customer satisfaction and profitability could stem from several causes as discussed above. Instead, firms should take decision considering the current satisfaction levels, cost to increased satisfaction, perception of increased benefit. Firm should also see the current sales, otherwise it might lose its share to competitor if they do nothing. So overall, अगर आपका सेल्स बढ़ रहा है, ठीक है, रेशियो विद प्रॉफिट कम हो रहा होगा, बट ओवरऑल सेल्स इज राइजिंग, कस्टमर इज हैप्पी, थिंग्स विल फॉल इन प्लेस एट द राइट टाइम. चलो, विद दिस वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 8. आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर. डन एंड डस्टेड. आप रीड कर सकते हैं, जरूर 2 मिनट दे रहा हूं. Okay, then let's move on to the next question. Order Help India. So, एकदम सरल सा सवाल, बट किया होगा तो इसको सॉल्व कर पाओगे. है एकदम सिंपल. ऐसा लगा तुम लोग कोई सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन पूछ लिया हो, बट
आना चाहिए। तो अपन इसको फटाफट सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अपनी तो लॉटरी लग जाएगी भाई। चलो, ओल्डर हेल्प इंडिया इज अ लीडिंग चैरिटी वर्किंग विद एंड फॉर द डिसएडवांटेज्ड एल्डरली फॉर ओवर 5 डेकेड्स, 50 साल से काम कर रहे हैं। ओल्डर हेल्प एडवोकेट्स फॉर देयर नीड्स फॉर यूनिवर्सल पेंशन, क्वालिटी हेल्थ केयर, एक्शन अगेंस्ट एल्डर अब्यूज एंड मेनी मोर। तो दे आर इनटू बेसिकली दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज जहां पे वो हेल्प करते हैं। ओल्डर हेल्प कलेक्ट्स डोनेशंस एंड फंड्स एंड यूटिलाइजेस देम फॉर द वेलफेयर ऑफ एल्डर्स। द गवर्निंग बॉडी ऑफ ओल्डर हेल्प हैज सेट अप 4 परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव। क्या है ये 4 परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव? 1, टू अचीव अ लेवल ऑफ डोनेशन 30 lakh, टू कीप एडवर्टीजमेंट नॉट मोर देन 3%. Objective number 3, Your Honor, to keep welfare cost more than 85% of donation, and 4th, to achieve 90% of respite care requested from the community. ठीक है, अब एक्चुअल रिजल्ट्स क्या उन्होंने ये परफॉर्मेंस मेजर्स को जो इन्होंने अपन लोग ने परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं, क्या ये परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स को अपन एक्चुअल में मीट कर पाए हैं, ये देखेंगे अब अपन अपने जवाब के साथ। आइए देवी और सज्जनों, तो अपने को खाली जज करना है। आप इंडियन आइडल के जज हैं, आपको जज करना है कि क्या ये 4 परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव फॉलो हुए हैं या नहीं। पहला, डोनेशन 30 lakhs, पर आप इधर उधर ऐड करेंगे तो आएगा 7 + 13 20 + 11 31 लाख। तो पहला था, सोचा था आपको 30 लाख का डोनेशन मिलेगा, आपको 31 लाख का मिलेगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर जाने ज्यादा मिला है तो प्रॉब्लम नहीं, कम हो तो तकलीफ है भाई, है भाई। चलो आगे नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 17,500, 52,000 एंड 33,000। एडवर्टीजमेंट के लिए बोला है कि भाई 3% ऑफ डोनेशन चलवे, 3% ऑफ डोनेशन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट में चलवे। तो अभी इधर देखते हैं क्या सीन है। 17,500 डिवाइड बाय 7 लाख पब्लिक इंटू 100 कर देते हैं तो 2.5% है पब्लिक। कैसे है देखो, 17,500 डिवाइड बाय 7 लाख इज इक्वल टू व्हाट? चलो बोला चल करेक्ट, इट इज इक्वल टू 2.5% और 3 के अंदर अंदर है तो अपनी हो गई बल्ले बल्ले। चलो नेक्स्ट इज 52,000 डिवाइड बाय 13 लाख। देवी और सज्जनों आ जाता है 4%। ओह गॉश, 3 से ज्यादा है। दया इंक्वायरी बिठाओ और पता लगाओ ऐसा क्यों हुआ है। नहीं चलेगा, 3% ही अलाउड है, बस हो गया। और लास्ट 33,000 डिवाइड बाय 11 लाख, आई थिंक एग्जैक्ट 3% है, सो 3% है तो ये भी चलेगा, 3% तक चलेगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो यहां पे अगस्त वाले के लिए थोड़ा एक अपन लोग आवाज उठाएंगे। नेक्स्ट बोला है एल्डर्स वेलफेयर कॉस्ट 85% ऑफ डोनेशन, सो उससे ज्यादा होना चाहिए। तो 5,74,000 डिवाइड बाय 7 लाख, 82%। तो अपन पूछेंगे भाई क्यों जुलाई में खर्चा नहीं किया, क्यों एम्प्लॉय का ध्यान नहीं रखा क्या, ये सब एल्डर्स का ध्यान नहीं रखा क्या, ऐसा। नेक्स्ट 10,92,000 डिवाइड बाय 13 लाख, 84%। घोष, ये भाई क्या बोला था इधर, टू कीप एडवर्टीज वेलफेयर कॉस्ट मोर, यहां पे तो दोनों लेस है यार, अजीब है। एंड लास्ट आई थिंक ज्यादा है, 979,000 डिवाइड बाय 11 लाख, इट इज 89%। चलो ठीक है, नेक्स्ट फटाफट करेंगे इसको भी सॉल्व। समझ में आ गया अपने को क्या करना है, गुड। टू अचीव 90% ऑफ रिस्पाइट केयर रिक्वेस्टेड फ्रॉम द कम्युनिटी। तो चलो आओ देखते हैं कि रिस्पाइट केयर कितना है अपन लोग का रिक्वेस्टेड एंड प्रोवाइडेड। सो 896 डिवाइड बाय 1120, 80%। ए देख रहे हो क्या, अरे भाई
रिस्पाइट केयर कितना रिक्वेस्ट किया था और कितना प्रोवाइड किया, अपने को कितना प्रोवाइड करना है टू अचीव 90% ऑफ रिस्पाइट केयर रिक्वेस्टेड। भाई मतलब 90% एक्सपेक्टेड है, फर्स्ट वाले का तो खाली 80% आया है। नेक्स्ट 103 डिवाइड बाय 1140 88%, एंड लास्ट 1104 डिवाइड बाय 1200 फाइनली 92% आ गया है। सो सब में कुछ ना कुछ इश्यूज है, इधर एक 4% वाला इश्यू आ गया, इधर 31 लाख तो डोनेशन ज्यादा आ गया, ठीक है परवाह नहीं। ये अगस्त का 4% आ गया, यहां पे 85% से ज्यादा का खर्चा होना चाहिए था, नहीं हुआ। यहां पे रिस्पाइट केयर इज लेस देन 90%, समझ गुरु। तो बेस्ड ऑन दिस अपन लोग का ये हो गया। The aim is to serve elder needs in a holistic manner, enabling them to live active, dignified and healthier lives. तो ये जो थ्रेशोल्ड रखा है वो इसीलिए रखा है कि उनको लगता है कि ये थ्रेशोल्ड को अगर आपने कर दिया, जैसा ये थ्रेशोल्ड में बोला है वैसा किया, तो बाय डिफॉल्ट यू आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द पीपल हु आर देयर इन दिस ओल्डर पीपल ग्रुप, उनका सबका आपने ध्यान रख दिया। तो उन्होंने एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट काइंड ऑफ बना दिया। वेरी गुड क्वेश्चन। Prepare a statement to assess the manager in evaluation performance. Again, objectives and comment on the performance. So I think अपन लोग ने एनालिसिस तो कर लिया है, सिर्फ एक बार देख लेते भाई इंस्टीट्यूट का क्या मानना है। कम 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 कम, यस हियर इट इज। तो देखो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट में ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, इसका इश्यू था, ये डाउन है, ये डाउन है, ये करेक्ट है। रिस्पाइट केयर में भी खाली ये एक वाला था विच रीच देयर, बाकी सबका भी ऑलमोस्ट देयर। तो अपने को इंप्रूव करना है जहां जहां पे भी वो अपन उनको बता देंगे। सी टोटल डोनेशन रिसीव 31 लाख, एक्सीडेड द टारगेट, अच्छी बात। Though there is no fixed trend for receiving fund, well, it is noticeable that there were special fundraising activities in August which generated highest receipt. इसी की वजह से मेरा अगस्त का एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी ज्यादा है। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हैव बीन विद इन द टारगेट इन जुलाई एंड सितंबर बट एक्सीडेड इन अगस्त। For the month of July and August, welfare costs are less than the target, while for the month of September, they have exceeded the target. The improvement in respite care provided by elder has been steady, and for the month of September, target has been exceeded. हो गया, बड़ा ही सिंपल सा सरल सा सम था एंड कंप्लीट, राइट। एंड इसी के साथ अब अपन चल रहे हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। यू हैव दैट राइट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ आरटीपी, क्वेश्चन नंबर 10। आइए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के ऊपर एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। कम द फॉलोइंग आर द इनकम स्टेटमेंट ऑफ टू फर्म्स WD एंड WG। रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट दिया है। आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजी, कॉस्ट लीडरशिप वर्सेस डिफरेंशिएशन फॉलोड बाय द टू फर्म्स, जस्टिफाई अ क्लासिफिकेशन। तो आपके हिसाब से कौन सी कंपनी ने कॉस्ट लीडरशिप यूज किया और कौन सी कंपनी ने डिफरेंशिएशन किया, आप सोच के बताओ मुझे। चलो बोलो, कौन सी कंपनी कॉस्ट लीडरशिप पे है और कौन सी कंपनी का है कॉस्ट डिफरेंशिएशन मेथड। बस वो अपने को ये नंबर्स देख के बताना है, एज सिंपल एज दिस। तो अब यार उन्होंने नंबर्स दिया है, अब उन्होंने नंबर्स दिया है तो अपन तो नंबर्स के साथ ही खेलेंगे। कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखो, इसका कितना 11 लाख डिवाइड बाय 20 लाख, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 55% है। WD का कितना है 55% है, एंड WG का कितना है 40% है। 16 लाख डिवाइड बाय 40 लाख, सॉरी देख लो एक बार, करेक्ट, इट इज 40%, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट 7 लाख 12 लाख एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। सो वी विल से दैट यार यहां पे देखो WD ज्यादा मार्जिन अर्न कर रही है, ज्यादा प्राइस चार्ज कर रही है, वेयर इज WG लिमिटेड मार्जिन है उसका। सो आई विल देयरफॉर से दैट WD इज फॉलोइंग डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, वेयर एज WG is carrying cost leadership, is carrying cost leadership। तो अगर आप मुझे पूछो तो मुझे तो ये यूजलेस क्वेश्चन लग रहा है, बट ठीक है, ऐसे क्या बोल सकते हैं अपन। आओ देखते हैं इनकी क्या बातें हैं। हायर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो एग्जिबिटेड फ्रॉम WD indicates that it is a differentiation strategy, while WG appears to be more focused on cost leadership। तो आपको कुछ लॉजिकल लगा नहीं ना, ठीक है, ICA है, एक्सेप्ट।
This is also substantiated by higher fixed cost, that is R&D, innovation, etc. for each sale in firm WD. Innovation allows a firm to command premium prices and earn more contribution sales. तालिया। और फिर उन्होंने यहां पे रेशियो दिया हुआ है, सो यहां पे अपना डिफरेंशिएशन जिस कंपनी है उसका फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, तो इनका मानना है कि ये कंपनी मतलब इनोवेशन और R&D पे ज्यादा खर्चा कर रही है, तो ये डिफरेंशिएशन वाली है और ये कॉस्ट लीडरशिप वाली है। ठीक है भाई, तुम्हारे नारे प्यारे। चलो गाइस, ओके, speed off, and with this we complete the session on RTP. आई होप आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा, और काफी सारे नए बेनिफिशियल सेशन के साथ मैं बहुत जल्द लौटूंगा। साइनिंग ऑफ, सी संकल्प कांस्टे, हasta la vista, टेक केयर, keep smiling, bye bye।